ठीक है जी, गुड मॉर्निंग। चलो, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज के। पहला आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, फिंगरप्रिंट सा। तो इसको बोलते हैं बायोमेट्रिक डेटा। सुना है कभी ये वर्ड बायोमेट्रिक? ठीक है, जैसे अटेंडेंस देते हैं, थंब प्रिंट लगा दिया, फिंगरप्रिंट लगा दिया, तो वो सारे क्या होते हैं, बायोमेट्रिक होते हैं। कई जगह पे आप फेस को स्कैन करवाते हो, वो भी क्या एक तरह का बायोमेट्रिक है। पेटर्निटी चेक करना है कि ये बच्चा क्या इसी कपल का है, डीएनए चेक करवाते हैं, वो भी क्या होता है एक तरह का बायोमेट्रिक डेटा। तो अब क्या हुआ है, एक बिल था जो कि 2022 में जाके एक्ट बना था। अब उस एक्ट को पायलट बेसिस के ऊपर लगा दिया गया है। मधु, आप बाद में कॉल कर लेना, इसके बारे में बाद में बता दूंगी आपको, ठीक है? अभी फोकस करो जो क्लास में चल रहा है। तो वो अब एक्ट बन चुका है, पर किस बेसिस पे चल रहा है? पायलट बेसिस पे चल रहा है। जब ये वर्ड आया ना पायलट, किसी स्कीम को लेके, किसी भी डाटा को लेके, पायलट का मतलब होता है पूरे इंडिया में नहीं चला रहे, अभी थोड़े थोड़े एरियाज में चला रहे हैं टेस्ट के बेसिस पे, उसको बोलते हैं पायलट। देन दूसरा जो आर्टिकल है आपका वो है आयुष्मान भारत स्कीम को लेके। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि इसकी कितनी ज्यादा एडवांटेज प्रूव हुई इंडिया के अंदर। जैसे कुछ केसेस होते हैं, आपने स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के बारे में पढ़ा था, सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में पढ़ा था। तो कई बार क्या होता है, इंसान किसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से सफर करना शुरू कर देता है और उससे होता क्या है, फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी आती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो आयुष्मान भारत स्कीम लाई गई थी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वगैरह आप इसमें सुनते हो, मंदिर बनाए गए थे, आयुष्मान मंदिर जिनको बोलते हैं। तो यहाँ पे इन पेशेंट आउट पेशेंट्स की बात करी गई है, उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी केयर, इनमें क्या डिफरेंस होता है वो पता होना चाहिए। बाकी ये स्कीम क्या थी, क्या क्या इसके रेलिवेंट फीचर्स थे, मेंस के लिए रेलिवेंट आर्टिकल है। देन सेकंड थर्ड जो आर्टिकल है ये किलादी को लेके है। किलादी सुना है कभी पुराने स्टूडेंट्स ने? किलादी आ रहा है कुछ कुछ याद? टेराकोटा पाइप्स मिली थी, अभी और बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स वहां से निकल के आए हैं। जब भी आप तमिलनाडु वाली साइड जाओगे, संगम एज होगी शुरू आपकी हिस्ट्री में, कि रहती है अभी? अभी रहती है, वो साउथ मतलब अर्ली मेडिवल में उसको हम कंसीडर करते हैं। तो संगम एज में आप बहुत सारे लिटरेचर पढ़ोगे, बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स आप पढ़ते हो, तो उसी में एक करंट अफेयर की वैल्यू एडिशन हो जाएगी किलादी एक्सकवेशन को लेके। शिवगंगा नाम की डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, वैगई रिवर है, टेराकोटा जो पाइपलाइंस पुराने स्टूडेंट्स ने पढ़ी थी वो भी वहीं पे मिली थी। तो यहीं पे और सारे बहुत सारे एक्सकवेशन के बाद आर्टिफैक्ट्स मिल रखे हैं। उसके बाद यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड को लेके इन्होंने एक अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी और उसमें बताया कि इंडिया के अंदर जो फर्टिलिटी सिचुएशन है वो कैसी है, कितने लोग ऐसे हैं। वो डाटा आपके सोशियोलॉजी हो गया, जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, सोसाइटी ओरिएंटेड, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, वहां पे काम आ सकता है। इंडियन सोसाइटी में अगर फर्टिलिटी रेट से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया गया तो मेंस में आप इसको यूज कर सकते हो। इसमें बताया गया है कि कितने कपल्स ऐसे हैं जिनके पास जो बच्चे हैं उन्होंने जो पैदा किए हुए हैं वो इंटेंशनल है, अनइंटेंशनल है, फर्टिलिटी रेट क्या है, हेल्थ कैसा है, उनके ऊपर एम्फेसाइज किया हुआ है। देन नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये पालमपुर को लेके हिमाचल प्रदेश के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। एक बात बता दूं मैं, मेले मुले छोड़ के आप देखोगे हिमाचल से काफी रेलिवेंट न्यूज सामने आ रही है। पीछे आपने स्टोमेटोलाइट्स पढ़े, अभी हींग को लेके एक न्यूज आई हुई है। अब हींग देखो, बहुत सारी वैरायटीज में आता है, पर सारा हींग एक्सपोर्ट नहीं किया जाता, सारा बेचने लायक नहीं होता है। तो इस बार क्या किया गया, एक वैरायटी होती है, उसका साइंटिफिक नेम आपने थोड़ा सा याद रखना है कि आपको देख के पता चल जाए किसके बारे में बात हो रही है। हींग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसफटिडा। प्रोनाउंसिएशन देख लेना, वैसे यही होती है एसफटिडा। तो साइंटिफिक नेम भी इसके एसफटिडा के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं। ये इंग्लिश नेम है, ये तो आप याद कर सकते हो। तो हींग की वो वाली वैरायटी पालमपुर के अंदर ग्रो करी गई है जिसे एक्सपोर्ट किया जाता है। इवन हम नहीं कर रहे एक्सपोर्ट, हम खरीदते हैं। तो एक्सपोर्ट जो है वो दूसरी कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में बोला हुआ है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? सेंट्रल एशियन कंट्रीज। आई याद अब, ए स्क्वायर यू टी स्क्वायर। उसके बाद अफगानिस्तान है, ईरान है, यहां से हम खरीदते हैं। तो वही वाली वैरायटी अब पालमपुर में ग्रो करी गई है और सीएसआईआर ने मतलब एक थम्स अप दे दिया हुआ है कि यहाँ पे अब ग्रो कर सकते हैं इसको। तो उससे क्या होगा, बाहर से चीजें खरीद रहे हैं, कस्टम ड्यूटीज पे करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, अपने पास ग्रो हो जाए तो उससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। आजो आजो आजो। हाँ जी है, यस यस प्रांजलि। चलो फिर करें स्टार्ट फर्स्ट आर्टिकल के साथ। उसके अलावा आज हम कुछ पासिस को देखेंगे, तो लास्ट में एक रिमाइंडर दे देना कि पासिस रह गए, ये शुरू में ही है स्लाइड लगी हुई। चलिए जी नेक्स्ट, राजस्थान दिल्ली पुलिस
स्टार्ट कर दिया है कि हम क्या करेंगे, बायोमेट्रिक डेटा होल्ड करके रखेंगे। पर बायोमेट्रिक डेटा होगा किसका, ये होगा अक्यूज और कन्विक्ट्स का। देखो जो क्रिमिनल होता है पहले वो अक्यूज ही होता है, अक्यूज नहीं बोलेंगे सॉरी, वो सस्पेक्ट होता है। सस्पेक्ट का क्या मतलब है, जिसके ऊपर सिर्फ अभी डाउट है, सस्पिशन है। जब वो सस्पिशन सही प्रूव हो जाता है एविडेंसेस के बेसिस पे, तो उसको हम बोल देते हैं अक्यूज बोल देते हैं या फिर कन्विक्ट बोल देते हैं। तो यहाँ पे अक्यूज या फिर कन्विक्ट दो वर्ड्स लिखे हैं, मतलब जिनके ऊपर क्राइम प्रूव हो चुके हैं, एविडेंसेस प्रूव हो चुके हैं कि इन्होंने ये क्राइम कमिट किया था। तो अब क्या किया जाएगा, उनका एक तो फिंगरप्रिंट, अपने फिंगरप्रिंट आज घर जाके आराम से देखना, टॉर्च लगाना थोड़ी सी, उसके ऊपर आपको डिफरेंट पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। फिंगरप्रिंट तो सभी का सेम दिखता है, लाइंस दिखती है ना आपको, क्यों जरूरी होते हैं ये लाइंस, फ्रिक्शन के लिए। अगर आपका हाथ पूरा स्मूथ होता आप ग्रिप नहीं बना पाते, फिसल जाया करते आपके हाथ, लटक रहे हो लटक नहीं पाते, क्योंकि अगर स्मूथ होता तो फ्रिक्शन के लिए लाइंस मिल रखी हैं हमारे हाथ के ऊपर। चलो वो अलग स्टोरी है। पर यहाँ पे नोटिस करना, तीन चीजें लिखी हैं, एक आइरिस लिखा है, एक रेटिना लिखा है, तीसरा लिखा है फिंगरप्रिंट। ब्रॉडली अगर मैं बोलूं, डीएनए को अभी ऐड नहीं किया गया है, मतलब आप उनका ब्लड सैंपल लेके उनके डीएनए को स्टोर करके नहीं रख सकते। एथिकल कंसर्न्स आ जाएंगे तो ये चीज नहीं होगी अभी के लिए। पर यहाँ पे ये भी बताया है कि पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में हम डीएनए को भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा बायोमेट्रिक फिजियोलॉजिकल फैक्टर देख लो। सबसे पहले तो फिंगरप्रिंट आता है, इजीली एक्सेसिबल है, इंक लगाई हाथ के ऊपर, फिंगरप्रिंट लगवा दिया। दूसरा, हैंड में और क्या होता है, पाम होता है आपका, पाम के ऊपर देखोगे तो उसके ऊपर भी बहुत सारी लाइंस बन रखी हैं, फिर जोड़ रहे होते हो कि किसकी लव मैरिज होगी, किसकी अरेंज मैरिज होगी, तो वो नहीं होता, सबकी थोड़ी जुड़ती है, तब तो फिर सारे सेम लाइफ होल्ड करके चले होते इस टाइम पे। आइरिस आ गया, आइरिस कौन सा पार्ट है, जो आपकी आईज का कलर है, इनका ब्राउन है, आपका ब्लैक है, ये कलर किसकी वजह से है, आइरिस की वजह से है, तो आइरिस का भी यहाँ पे स्कैन किया जाएगा। फेशियल रिकॉग्निशन, अभी फेशियल रिकॉग्निशन को भी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। देन आता है नेक्स्ट डीएनए। तो ये सारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, सबके वेरी करते हैं, हर एक मतलब अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी है इसमें। आप कोई अपने थंबप्रिंट लगा दो, सबके सेम नहीं होंगे, पैटर्न डिफरेंट होते हैं। कैसे पैटर्न होते हैं मैं आगे बताती हूँ। उससे पहले ये देख लो किसका डेटा रखा जाएगा, तो जो अक्यूज होंगे। सस्पेक्ट वाले इसमें इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ अक्यूज्ड यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। सस्पेक्ट का क्या पता है, कल को एविडेंस मिल जाता है कि इसने तो कुछ किया ही नहीं था, ये तो इन्वॉल्व ही नहीं था। अभी सोनम रघुवंशी वगैरह का आप केस देख रहे होंगे, मर्डर केस हुआ था, हनीमून मर्डर केस भी जिसे बोलते हैं, मेघालय वाला। क्या चीज, क्या बोल रहे हो आप? नहीं नहीं, 1 बिलियन में एक आधा केस आपको ऐसा मिल सकता है जिसमें फिंगरप्रिंट सेम हो। तो देखो बायोलॉजी के अंदर एक्सेप्शन आ ही जाती है। जेनेटिक मटेरियल देखोगे तो जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं, जिन्होंने बायो पढ़ रखी है, उसमें तो शेयरिंग हुई थी डीएनए की, तो उनका जेनेटिक मटेरियल सेम हो सकता है। 1 बिलियन के अंदर जितने भी मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होंगे उनका तो डीएनए सेम कर जाएगा। ऐसे केसेस आए हैं जिसमें ट्विन जो दूसरा होता है उसके ऊपर ब्लेमिंग हो जाती है कि तूने ये क्राइम कमिट किया था, वो बोलते बोलते बूढ़ा हो चुका था कि मैंने नहीं किया था कमिट, बाद में पता लगा इसका ट्विन था, उसने मर्डर किया था। ट्विन हो आप? सेम है फिंगरप्रिंट्स, तो हो सकता है आप ही उसी यूनिक केस में हो। वैसे नहीं होता है ऐसा, ठीक है। 1 बिलियन में एक आधा केस होता है, जैसे आप बोल रहे हो कि सेम है, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है। कई बार आप रिलेटिव भी नहीं हो तब भी सेम हो सकता है, तो हो सकती है, पॉसिबिलिटीज होती हैं हमेशा। चलिए जी नेक्स्ट, फॉरेंसिक कैपेबिलिटी इंडिया के अंदर अभी देखोगे तो उतनी ज्यादा नहीं है। यूएस जाओगे, पहले भी फॉरेंसिक साइंटिस्ट को बुलाया जाता है क्राइम सीन के ऊपर, पुलिस का काम होता है उसमें वो बैंडेज लगा दो जिसके ऊपर येलो कलर की पट्टी होती है, ब्लैक कलर में लिखा होता है क्राइम सीन डू नॉट एंटर। इंडिया के अंदर वो पट्टी वाला सिस्टम है ही नहीं, फॉरेंसिक साइंटिस्ट का मूड किया तो बुला लिया, नहीं किया तो छोड़ दिया। फिर बाद में सैंपल सारा कंटामिनेट हो चुका होता है, किसी किसी के हाथ लग रखे होते हैं, और डीएनए का सैंपल एक था, उसमें बाद में 7-8 पैटर्न निकल के आते हैं, क्योंकि वो कॉन्टामिनेशन हो जाती है। तो अब फॉरेंसिक कैपेबिलिटीज को और ज्यादा यूज किया जाएगा क्राइम सीन्स के अंदर भी। अब ये जो एक्ट मैंने बोली स्टार्टिंग में, जो 2022 में पार्लियामेंट ने लाई थी, उसका नाम है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट। इसमें प्रोसीजर दिया है कि कैसे किसी क्रिमिनल को आइडेंटिफाई किया जाएगा। अब यहाँ पे अक्यूज के ही फिंगरप्रिंट्स क्यों लिए गए, क्योंकि कई हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं,
कईयों को आदत ही ये होती है कि हमें करना ही क्राइम है, ठीक है। तो डेटा ज्यादा इधर भाग दौड़ ना करनी पड़े, क्राइम कमिट करने की भी एक प्रोसीजर होती है। कहीं सेम ही तरीके से क्राइम कमिट करते हैं, चोरी करेंगे तो एक सेम सा पैटर्न होगा, मर्डर करेंगे एक सेम सा पैटर्न होगा। तो इसी वजह से ये सारा डेटा स्टोर करके रखा जाएगा किस एक्ट के तहत, तो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट। और ये 3 साल के बाद, अभी 2022 बोला, क्या चल रहा है 25, तो 3 साल के बाद इसको पायलट बेसिस पे चलाया गया, किस किस के द्वारा, तो दिल्ली और राजस्थान की पुलिस के द्वारा, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट, डीएनए गाइडलाइंस की अगर बात करें तो अभी बायोलॉजिकल सैंपल्स की यहाँ पे बात नहीं हुई है, जो हमने बाहरी देखे जो इजीली एक्सेसिबल हैं उन्हें यहाँ पे इंक्लूड करा गया है। इसके अलावा नाफिस के बारे में बात करें अगर, तो नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, इसको मेंटेन कौन करता है, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अब देखो नाम से ही क्या लिखा हुआ है, फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, मतलब इनके पास एक डेटा बना होगा जिसमें किस चीज की डिटेलिंग होगी, फिंगरप्रिंट्स की। कौन इसको मेंटेन कर रहा है, एनसीआरबी। एक और सवाल यहाँ से बन सकता है, ये जो आपका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, याद रखना इसको। स्कैनर्स लगे होंगे, पुलिस स्टेशन, कितने पुलिस स्टेशन और कवर किए जाएंगे इसके बाद, तो 1300 के आसपास पुलिस स्टेशन को कवर किया जाएगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नाम से पता लग रहा है ये क्या करते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स अपने पास होल्ड करके रखते हैं। तो ये जो नाफिस है इसको भी कौन मेंटेन कर रहा है, एनसीआरबी। और मिनिस्ट्री कौन सी आ जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। अब देखो जो एक फिंगरप्रिंट होगा उसके लिए एक यूनिक नंबर का पैटर्न बनाया होता है जिसमें 10 नंबर्स आते हैं। जैसे आधार कार्ड होता है, आपका नंबर दे रखा होता है ना 3314, वो सारा है ना। कितने डिजिट होते हैं आधार कार्ड के, 12 आते हैं उसमें, इसमें 10 डिजिट नंबर मिलेगा आपको, एक फिंगरप्रिंट का एक 10 नंबर का डिजिट मिलेगा, ठीक है। तो ये एनसीआरबी ने सारा मेंटेन किया हुआ है। इसके अलावा फेशियल रिकॉग्निशन, और दूसरा मैंने बोला ब्लड वाला, जो जिससे आप क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, इनको अभी इंक्लूड नहीं किया हुआ है। फेशियल रिकॉग्निशन में क्या क्या चीजें आती हैं, सबसे पहले तो फोटो कैप्चर करी जाती है, कैप्चरिंग के बाद फीचर्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किसी की जाइगोमेटिक बोन बड़ी होगी, किसी की बैठी हुई सी होगी, वो सारे फीचर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं। एक्सट्रैक्शन के बाद आपके पास एक सस्पेक्ट वाली फोटो होगी, उसके साथ कंपेयर करा जाएगा, दोनों फोटोज का कंपैरिजन होगा, फिर देखेंगे कि मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी इंडिया के अंदर फेशियल रिकॉग्निशन उतनी ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज नहीं हो रहा है, फोरेंसिक ही नहीं यूज हो रही है, तो ये तो अभी दूर की बात है। यहाँ पे आप देखोगे मैंने बोला ब्लड सैंपल, ब्लड सैंपल को इंक्लूड नहीं किया है, पर यहाँ पे तो कलर आपको ब्लड की तरह दिख ही नहीं रहा, फिर ये क्या चीज है बताओ। तो अब 2-3 बार किए हमने इसके बारे में बात, जिनके साथ नहीं हुई है वो सुन लेंगे। क्योंकि आपके जो आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल, उसके अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है, और डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, फिर डब्ल्यूबीसी निकालने पड़ते हैं उसके अंदर एक्चुअल में डीएनए, तभी आपको ये थोड़ा सा पेल कलर का दिखेगा, ये डब्ल्यूबीसी होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, इसके अंदर जाके डीएनए होता है। सबसे फ्रेजाइल जो सैंपल होता है वो भी यही वाला होता है, खराब हो जाता है इजी, ठीक है। चलो, डब्ल्यूबीसी इसके अंदर होते हैं। अब अपने हाथ देखो फटाफट से, ये वाले पैटर्न भी बने होंगे बीच से, ऐसे सर्कल सा बना होगा, इसको वर्ल बोलते हैं। ये वाले जो होते हैं इसको लूप बोलते हैं, और ये सीधे जो होते हैं काफी 5 से 10% लोगों में होता है ये वाला, इसको आंख बोलते हैं। हाँ, डब्ल्यूबीसी को, अरे नहीं, जो ब्लड वाली, देखो ब्लड एक्सट्रैक्ट करा, रुको मैंने फोटो लगाई है शायद से, नहीं लगाई है, इधर देखो, देखो हुआ क्या, ब्लड आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, वेन से निकलता है कि आर्टरी से निकलता है, वेन से ही निकालते हैं, आर्टरी में तो बहुत प्रेशर होता है ना, पिचकारी मारेगा सीधा इंजेक्शन के अंदर जाने से पहले, वो तब निकालते हैं जैसे बुजुर्ग हो गए होते हैं कई लोग जिनकी वेन्स मिल नहीं पाती, बोलते हैं ना मिल ही नहीं रही है, कहाँ पे लगाएं, तो उस केस में फिर आर्टरी यूज करनी पड़ती है। आपने क्या किया, ब्लड को एक्सट्रैक्ट कर लिया, फिर इसको ना एक मशीन में डाल देते हैं जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन। इसके अंदर ये ब्लड बहुत जोर से घूमता है, ठीक है, मतलब 1 मिनट के अंदर 2000 बार ये घूम चुका होता है, इतनी स्पीड से। और जब ये घुमा फिरा के 5 मिनट के लिए बाहर निकाला जाता है तो इसमें आपको 4 लेयर्स निकल के आती हैं। 4 लेयर किस किस की होती हैं, एक तो होती है आरबीसी की, जो आपको रेड कलर की दिखेंगी और सबसे बॉटम में बैठी होती है, मतलब हैवी होएगा सबसे ज्यादा, इसी वजह से नीचे बैठ गया वो। एक दो बीच वाली जो 2 लेयर होती है, 2% हिस्सा मिलेगा आपको जिसमें होते हैं प्लेटलेट्स
आपने सुना होगा कि ब्लड अगर क्लॉट करवाना है तो प्लेटलेट्स का होना जरूरी होता है। ऐसे दबा देते हो ना आप जब भी चोट लगती है, क्यों दबाते हो? ताकि प्लेटलेट बाहर ना निकले और यहाँ पे धागे से बन जाए, फिर वो बाद में ब्लैक कलर का हो जाता है और बाद में कहीं जोर से उसको निकाल देते हैं तो रेड कलर का रह जाता है। एंड दूसरा यहाँ पे होता है WBC, व्हाइट ब्लड सेल, और सबसे ऊपर पड़ा होता है प्लाज्मा। तो यहां से निकले ये WBC, ब्लड के ही अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट थे, हमें सेपरेशन करनी पड़ी उसकी। ठीक है, अब फ्रेजाइल क्यों है? क्या पता आपको ब्लड की एक ही ड्रॉप मिल रखी है, क्या सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे उसकी? तो फ्रेजाइल होता है सैंपल काफी ज्यादा। लग गया पता अब WBC कहां से आया? ठीक है, और पैटर्न अगर देखोगे तो इनके ऊपर भी बहुत सारी, आज मतलब देखना आराम से, कहीं होगे ना ऐसे आंख सी भी बनी होगी फिंगरप्रिंट में, और आगे ऐसे लाइंस होंगी, इस तरह से आंख बनी होती है। कईयों के में ट्राइंगल्स बने होंगे कुछ इस तरह से, कईयों की ऐसे चल रही होगी, ऐसे चल रही होगी, यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ये पैटर्न यूनिक होते हैं किसी भी सस्पेक्ट के। मान लो फिंगरप्रिंट थे, वो आगे शो करे तो उसमें से 8 से लेके 12 तक के ऐसे पैटर्न मिलने चाहिए, तब बोला जाएगा कि ये हाँ अक्यूज है। तो 8 से 12 फिजिबल होते हैं इंडिया के कोर्ट्स के अंदर। ऐसे पैटर्न्स बने होते हैं बड़े सारे, स्पर बनी होगी, बाइफर्केशन होगी, एक लाइन थी आगे चली थी, आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर गई, एक लाइन थी आगे जाके ट्राइफर्केट होगी, कुछ ऐसे पैटर्न्स मिलेंगे आपको। ठीक है, फोरेंसिक वाले तो बाद में टॉर्च के साथ ही देख लेते हैं, पहले आपको मैग्नीफायर ग्लास चाहिए होता है, नहीं तो थोड़ा बड़े बड़े ये पैटर्न दिखाई देंगे क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। आइलैंड बना होता है, क्रॉस ओवर में क्या होगा, एक लाइन ऐसे थी दूसरी उसको क्रॉस कर जाएगी। तो ऐसे मल्टीपल पैटर्न्स बने होते हैं। लगभग 120 पैटर्न्स आपके फिंगरप्रिंट्स के ऊपर होते हैं, 120। अब सभी के में यूनिक होंगे तो वो पता नहीं कितने बन जाते हैं। ठीक है, चलिए जी, एनसीआरबी के बारे में मैंने आपको बता दिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आएगा। इसके अलावा ये सारी चीजें इंक्लूड करने की ट्राई करी जाएगी। बिहेवियरल फीचर्स इनको भी इंक्लूड करेंगे, ये बाद में करेंगे, अभी तो मैंने आपको बता दिया, 3 ही चीजों पे एम्फेसाइज करेंगे। वन इज आइरिस। रेटिना कहाँ पे होता है? आंख में ही होता है। ये जो आप देख पा रहे हो, इमेजेस को देख पा रहे हो, ये किसकी वजह से बन रही है? रेटिना की वजह से। ठीक है, तो रेटिना वाला पार्ट आ गया, और फिंगरप्रिंट्स आपने देख लिया। बिहेवियरल फीचर्स में क्या होता है, जब आप लिख रहे होते हो, पेपर की याद करना, स्टार्टिंग में कितना सुंदर लिखा होता है, क्योंकि शुरू में आपको टेंशन ही नहीं होती कि पहले अगर मैम इसको चेक करेगी तो मैम को अच्छा लगेगा कि कितना सुंदर लिखा है, शायद रीड भी ना करें ठीक से। पर जैसे जैसे आप पेपर बदलते जाओगे, लास्ट की शीट में तो रफेल बना होता है सबका, फुल स्पीड में लिखा होता है, क्योंकि आपके ऊपर उस टाइम पे प्रेशर होता है, टाइम का प्रेशर होता है। वैसे ही जब आपसे सैंपल्स लिए जाते हैं, आपसे लिखवाया जाता है, अगर आपके दिल में चोर हुआ तो उस टाइम पे आप सोच के लिखोगे। सोच के क्या लिखोगे कि यार इनके पास पक्का कुछ हैंडराइटिंग का मिल गया है, इसी वजह से ये मुझसे लिखवा रहे हैं। तो उस टाइम वो जो अक्यूज होते हैं उनके दिमाग में आ जाती है ये चीज कि थोड़ा चेंज करके लिखता हूँ। जब चेंज करके लिखोगे, मे बी आप ऐसे ऐसे लिखते थे, वहां पे मे बी ऐसे ऐसे डिजाइन बनने शुरू हो जाए। तो बिहेवियरल चेंजेस की वजह से आपकी हैंडराइटिंग में चेंजेस देखने को मिले। ठीक है, तो इनको भी इंक्लूड किया जाएगा, अभी नहीं किया है, बाद में किया जाएगा। सिग्नेचर्स आ गए। सिग्नेचर मैं मान लो ऐसे ही कर रही हूँ अपने सिग्नेचर हर बार, अब कुछ मिल गया ऐसा जिसके ऊपर सिग्नेचर दिख गए हैं, अब मैं ट्राई करूंगी कि इसका कोई और डिजाइन बना दूं। जब को मैंने डिजाइन बनाया वो मुझे बोल देंगे उधर से फिर से करो, अब नहीं बनेगा वैसा, क्योंकि जो आपका पैटर्न था वो तो चलता ही जा रहा था। आप जब चेंज करने की ट्राई करोगे तो उसको क्या बोलते हैं? बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स। आपके बिहेवियर की वजह से आपकी हैंडराइटिंग पे फर्क पड़ा, आपके सिग्नेचर्स के ऊपर फर्क पड़ा। ठीक है, तो ऐसे ये फॉरेंसिक चलती है, बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। डीएनए प्रोफाइलिंग भी आपके क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम में ऐड करी गई है, पर अभी इसमें डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो अभी 3 ही चीजों के ऊपर ये मेनली एम्फेसाइज करेंगे। इसके अलावा आप एक सेक्शन याद रखोगे, सेक्शन 35 क्लॉज 3। पहले आपने आईपीसी सुना था, सीआरपीसी सुना होगा, अब इनके नाम बदल दिए गए हैं। अब आईपीसी सीआरपीसी आप नहीं सुनते, अब भारतीय न्याय संहिता बन गया है आईपीसी का, सीआरपीसी का बन गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। आईपीसी में क्या होता है, भारतीय न्याय संहिता में क्या दिया होता है? सेक्शन को साइड में कर दो, उसका पर्पस क्या है, क्या लिखा होता है उसके अंदर? उसमें ऑफेंसेस की डिटेल दी होती है कि अगर किसी ने मर्डर किया कौन से सेक्शन के अंदर आएगा, सेक्सुअल हैरेसमेंट की कौन से सेक्शन के अंदर आएगा, जो प्रोसीजर होगा वो दिया होता है आपके सीआरपीसी यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। मर्डर किया है वो कौन से सेक्शन में आएगा, वो भारतीय न्याय संहिता के अंदर है, पर उसका प्रोसीजर कैसे आप किसी को अरेस्ट करोगे, कैसे आप सस्पेक्ट को
क्यूज में कन्वर्ट करोगे, मतलब एविडेंसेस के बेसिस पे। वो सारा प्रोसीजर कहाँ पे मिलेगा आपको? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर सेक्शन 35 क्लॉज 3 इसका जो लिखा हुआ है उसमें क्या बोला है कि जो पुलिस है वो नोटिस इशू कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं कि आप सस्पेक्ट हो, आप हमारे पास आए, हमें इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करनी है, तो यहाँ पे सस्पेक्ट को भी बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सेक्शन 35 क्लॉज 3 के अंदर इंक्लूडेड है, ये सेक्शन आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि अर्जेंसी है, बिना अर्जेंसी के भी बुलाया जा सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, आप सिक्योरिटी वाला जब पढ़ते हो तो उसमें भी आ जाएगा, क्रिमिनल से रिलेटेड कोई आता है तो वहां पे सेक्शन को मेंशन कर सकते हो, दिल्ली और राजस्थान का एग्जाम्पल दे सकते हो। और ये जो एक्ट आपने देखा क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने वाला 2022 में जिसको लेके आए थे पायलट से, हम चाहते हैं कि पैन इंडिया लेवल पे भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। रह जाएगा ये याद? इजी था, ठीक है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। हाँ जी, ऑनलाइन यहां तक कोई डाउट है तो बता दो फटाफट से। चलो ओके, ये बिहार के कॉन्टेक्स्ट में आ रखी थी न्यूज, आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस कवर। इंश्योरेंस क्यों लेते हैं लोग? क्या पर्पस होता है इंश्योरेंस का? सभी ने सुना है ना, हेल्थ इंश्योरेंस। बताओ क्या बेनिफिट होता है हेल्थ इंश्योरेंस का? आपको तो बीच बीच में पैसे देने पड़ते हैं, फिर क्या फायदा है? हाँ, कल को हो सकता है बड़ी सर्जरी आ जाए, आपने इंश्योरेंस नहीं ले रखा था, अब आपको अपने सेविंग से निकालना पड़ेगा पैसा, तो उसके लिए इंश्योरेंस परचेज कर लेते हैं। अब ये जो पिक्चर लगी हुई है ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल की है और ये जितने भी पेशेंट बैठे हैं इन सभी का आईज का ऑपरेशन हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमें देखना है ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है इसके बारे में कुछ फीचर्स ध्यान रखने हैं। तो आपने कल एक स्टोरी पढ़ी थी, परसों पढ़ी थी आई थिंक, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। जिस दिन आपने वो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी और कौन सी थी दूसरी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो उसमें क्या देखा था, खर्चा बहुत ज्यादा आ जाता है। अब उसमें तो 50 लाख की लिमिट चली गई थी, है ना? कौन सी वाली सॉरी स्कीम पड़ी थी उसमें? रेयर डिजीज को लेके जो लेके आए थे, जिसमें 50 लाख तक की हेल्प कर दी जाती है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, पर वो रेयर डिजीज को लेके था। यहाँ पे आप जब इंश्योरेंस की बात करेंगे यहाँ पे आपको असिस्टेंस मिल जाएगी लगभग 5 लाख रुपए तक की। ठीक है, तो यहाँ पे वो डिजीज नहीं आएंगी। रेयर डिजीज में तो खर्चा बहुत ज्यादा जा रहा था क्योंकि मेडिकेशन अवेलेबल ही नहीं है, बाहर से लेके आनी पड़ रही है, बहुत ज्यादा महंगी पड़ रही है। अब यहाँ पे सुनना ध्यान से, ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है एक फ्लैगशिप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 2018 में लॉन्च कर दिया था। क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहले तो ये जो फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है पेशेंट और पेशेंट की फैमिली के ऊपर उसको रिड्यूस करना है। नंबर 2, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्रमोट करना है और क्या करना है, सभी को हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ठीक है, अब यहाँ पे एक केस स्टडी दी है। देखो जब आपके पास डेटा नहीं है लिखने को तो उस टाइम पे केस स्टडी काम आती है। अब आप मेंस की आंसर राइटिंग शुरू कर रहे हो, एक टिप दे देती हूँ और ये टिप्स आती रहेंगी बीच बीच में। जब भी ऐसे लगे ना आपको कुछ नहीं बन रहा है, कि सोसाइटी वाले क्वेश्चंस में होगा ज्यादा, ये सोसाइटी वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, सारे क्वेश्चन सेम लगते हैं देखने में और आपके पॉइंट्स भी सेम ही चलते हैं। एग्जामिनर नंबर डिडक्ट करता चलेगा, शुरू में मे भी आपको 7 नंबर मिल जाए, बाद में 5 बचेंगे, बाद में 2 ही नंबर बचते हैं क्योंकि रेपिटेशन हो रहा है पॉइंट्स का। केस स्टडी विल हेल्प यू। केस स्टडी क्या होगी, कहीं पे लिखा है आपके कि अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनके बारे में बताया हुआ है, वो उनको आप कैसे इंश्योर करोगे। एसडीजी नंबर 3 और एसडीजी नंबर 1 नो पॉवर्टी और गुड हेल्थ एंड वेलबींग कैसे इंश्योर करोगे। एक तो स्कीम आपको दिख गई यहाँ पे, कौन सी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसका मेंशन कर सकते हो। केस स्टडी ऐड कर दो उसमें कि कोई अंडर प्रिविलेज पर्सन था, जैसे ये दे रखा है राजू वाला केस, 18 साल का लड़का है ये और इनको हार्ट कंडीशन की प्रॉब्लम हो रखी थी और इसकी वजह से खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा था। जो इनके एनिमल्स थे घर पे, डोमेस्टिक एनिमल्स, वो भी इनको बेचने पड़े, लाइफ स्टॉक बेचना पड़ा। तो इनको पता नहीं था पहले कि ऐसी स्कीम भी एग्जिस्ट करती है हमारी कंट्री में जहां पे आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है। जब पता लगा तो देखो पहले तो खर्चा कर चुके थे, 5 लाख से बियॉन्ड इनका खर्चा जा चुका था। अब इनको पता लग जाता है कि जन आरोग्य योजना जैसी कोई स्कीम भी एग्जिस्ट कर रही है हमारी कंट्री के अंदर। तो लाइफ सेविंग सर्जरी होनी थी इनकी, एक पेसमेकर वगैरह खराब हो जाते हैं तो वो दोबारा से डलते हैं, स्टंट सुना होगा आपने एक वर्ड, तो उनको जब डाला जाता है और भी वैल्यू एडिशन होती हैं तो उसमें पैसा ज्यादा लग जाता है। अब इनको इस स्कीम के बारे में पता लगा तो सारा खर्चा किसने उठा लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। बच गया ना लड़का।
तो इससे क्या हुआ, स्कीम भी आ गई और जो अंडर प्रिविलेज फैमिली थी उसको हेल्प भी मिल गई। तो उस टाइम पे आपके पास केस स्टडीज होनी चाहिए। वैसे रेयर डिजीज आपने 2 पढ़ ली थी, उनका एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो। जब भी ऐसे नहीं चलना है कि स्टैटिक में हमने यही पढ़ा था, करंट अफेयर उसमें जोड़ देना है, ठीक है। तो केस स्टडी विल हेल्प यू, सेवियर की तरह एक्ट करती है आपकी केस स्टडीज। अभी अजितेश आपको याद हो, अगर ये पुराने स्टूडेंट है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को लेके हमने आर्टिकल पढ़ा था, मेंस में पूछ लिया था कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की वजह से सोसाइटी के ऊपर क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं। एक केस स्टडी करी थी महाराष्ट्र वाली, एक केस स्टडी करी थी तमिलनाडु की, वो लिख दी है जिसने उसके बल्ले बल्ले मार्क्स उनके बहुत कम कट होंगे। एक ने क्या किया कि इतनी सारी शादियां कर ली कि सारी लेडीज बस पानी कैरी कर रही हैं सुबह से लेके शाम तक, क्योंकि पानी अवेलेबल नहीं है। ग्राउंड वाटर जो था उसमें हैवी मेटल्स आ चुकी हैं, बीमारियां फैल रही हैं। तो बन गई केस स्टडी। नीचे देखा तमिलनाडु में, वहां पे उनको पानी प्रोवाइड कर दिया घर के अंदर, उससे पॉजिटिव चेंज देखने को मिले। जहां पे लेडीज को 4 घंटे का पहले अप डाउन करना पड़ रहा है, पानी लेके आ रही है, उसके बाद उन्होंने वो टाइम यूटिलाइज करना शुरू करा, वोकेशनल ट्रेनिंग में वो जा रही है। पॉजिटिव स्टोरी भी आ गई, नेगेटिव स्टोरी भी आ गई, ठीक है। रेयर डिजीज की भी नेगेटिव भी आ गई, ये वाली आपको पॉजिटिव दिख जाएगी, ठीक है। तो केस स्टडीज ध्यान रखनी है। अपने नोट एक डायरी लगा लो छोटी सी, उसमें केस स्टडी हेडिंग डालनी है, जीएस पेपर डालिए करो ताकि पता चल जाए, देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट की बात हो रही है। वहां पे शॉर्टकट में लिखनी होती है, ये 3-4 लाइंस में कंपाइल करने की ट्राई करनी है आपने, ठीक है। तो केस स्टडी हेल्प करेंगी आपको, अभी आपको पता नहीं चलेगा बट विद टाइम आपको पता लगेगा। अब इसके अंदर क्या क्या स्कोप है, क्या क्या इसके इम्पैक्ट है। सबसे पहले तो हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन कितनी हुई है इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, तो 7.8 करोड़ हॉस्पिटल के अंदर आपको पेशेंट्स की एडमिशन मिलेंगी जिन्होंने अपना इलाज किस स्कीम के अंदर करवाया, इसी के अंदर जो जन आरोग्य योजना आप पढ़ रहे हो। दूसरा आ जाएगा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, 5 लाख पर फैमिली दे दिया जाएगा फॉर सेकेंडरी और टर्शरी ट्रीटमेंट। सुनो, ट्रीटमेंट भी प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है। ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी रफ वर्क में आप यूज कर सकते हो, आंसर में नहीं लिखना है ऐसे, उधर PRIMARY वही लिखना है, ठीक है, स्पेलिंग सी लिखनी है। प्राइमरी में कौन कौन सी बीमारियां आ जाएंगी, जिसके लिए आपको थोड़ी देर जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको मेडिकेशन लिख के दे देगा, मतलब ज्यादा हैवी बीमारी नहीं है, 1-2 दिन में ठीक भी हो सकती है, 4-5 दिन में भी ठीक हो सकती है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, बीमारी की सिवेरिटी उतनी ज्यादा नहीं है। सेकेंडरी में क्या होगा, हो सकता है आपकी माइनर सी सर्जरी हुई। माइनर सर्जरी अब कैसी होती है, सर्जरी में तो पेन होता ही है, पर ये सर्जरी होगी जिसमें आपको कुछ घंटे लगेंगे, मान लो 5 घंटे लग रहे हैं, उसके बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जैसे कैटरैक्ट की होती है, कैटरैक्ट कहाँ पे होता है, आईज के अंदर, ये जो आपको बाहर को बल्जिंग सी दिखती है, इसका सबसे टॉप मोस्ट जो पार्ट होते हैं उसी को कैटरैक्ट बोलते हैं। आई की सर्जरी जब भी होती है, मेजोरिटी ऑफ द मोतिया मोतिया सुनते हो आप, इसी पोर्शन में बना होता है वो, तो इसको रिमूव कर दिया जाता है। और आई के जो पेशेंट होते हैं उनको थोड़ी फॉर एवर रख लेते हैं हॉस्पिटल में कि आपको पूरी रात यहाँ पे रुकना पड़ेगा, सुबह ही बुलाते हैं मेजोरिटी ऑफ द डॉक्टर, नहीं तो फिर वो स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे अगर ज्यादा देर रखेंगे। चलो कोई बात नहीं, सेकेंडरी वैसे भी इसमें इंक्लूडेड है, आपने स्टार्टिंग में भी देखा जो आई वाले पेशेंट थे, प्राइवेट हॉस्पिटल भी बोला मैंने, मतलब स्कीम को प्राइवेट हॉस्पिटल वाले भी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट तो करवा रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इसमें क्या हुआ, थोड़ी बहुत सर्जरी हुई थी। एंड देन थर्ड में यहाँ पे आपको स्पेशलिस्ट चाहिए होगा, आई सर्जन ही चलेगा ना, यहाँ पे तो ओपीडी चल पड़ेगा, ओपीडी डिपार्टमेंट से हो जाएंगे। वो आपको पेट में दर्द हो रखी है, आपके मुंह पे छोटे छोटे फिंसियां हो रखी हैं, पर अगर स्वेयर फिंसियां हैं जिसमें आपको डर्मेटोलॉजिस्ट की ही जरूरत पड़ेगी। एक तो था जिसने ओपीडी वाले ने देख लिया कि कुछ नहीं है, ये 2-4 दिन में हो जाएगा ठीक, पर एक केस बन रखा है जिसमें आपको एक्ने बन गए हैं, फिंसियां नहीं है, एक्ने बन गए अब, जिससे ये स्पॉट्स फूट पड़ते हैं, तो उसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आएगा, मतलब आपको स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ रही है। अब थर्ड केस में जब आओगे, यहाँ पे आपको सुपर स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि जो सर्जरी हो रखी है उसके बाद आपको एडमिट होके रहना पड़ेगा। हो सकता है 1 रात के लिए एडमिट होके रहना पड़े, हो सकता है 4 दिनों के लिए भी एडमिट होके रहना पड़े। तो ये जो सेकेंडरी और टर्शरी ट्रीटमेंट है, ये दोनों ही एलिजिबल हैं इस कवरेज के अंडर, 5 लाख पर फैमिली ये इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, सेकेंडरी और टर्शरी वाले। पर फैमिली है ये, यस ये पर फैमिली है, पर इंडिविजुअल नहीं है, पर फैमिली, ठीक है। तो यही इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ था जब 2018 में ये स्कीम लेके आए थे, 5 लाख से क्या होता है आज के टाइम पे, ऊपर से इन्फ्लेशन देखोगे तो बहुत ज्यादा है। तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो होते हैं वो ट्राई करते हैं कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले चार्जेस ऐड कर लेंगे, आपको इंश्योरेंस तो दे रहे हैं नो डाउट, पर वो एक ही पेशेंट पे चला जाता है सारा का सारा, ठीक है। तो इसमें ये पर फैमिली है, याद रखिएगा, 5 लाख रुपीज पर इंडिविजुअल नहीं है फैमिली के केस में।
हाँ जी करमबीर, कर सकते हो इंक्लूड, यस कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, रिडक्शन इन पॉवर्टी। पॉवर्टी कौन सा एसडीजी आएगा? वन, फर्स्ट ही है नो पॉवर्टी, तो उसके ऊपर ऐसी फैमिलीज जो अंडर प्रिविलेज्ड है उनको हेल्प मिलेगी, तो पॉवर्टी का उनको वो एक कर्ज नहीं फील होगा कि हम पुअर हैं, ठीक है, तो उनको भी आप हेल्प कर रहे हो। बाकी वाइड स्प्रेड रीच है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, 29,000 के आसपास है। हेल्थ केयर कवरेज एंड बेनिफिट्स क्या क्या होंगे? तो एक तो कवरेज 5 लाख रुपए काफी ज्यादा होते हैं, वैसे तो दुआ करो कि कोई बीमार ना हो, पर एक टाइम आता है जब सारे बीमार होते हैं। देन नेक्स्ट आ जाओ लिमिटेशन के ऊपर। अब लिमिटेशन में क्या बोला है यहाँ पे? आउट पेशेंट सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया गया है। नाउ दो चीजें होती है, एक होता है इन पेशेंट, दूसरा होता है आउट पेशेंट, दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो। इन पेशेंट केयर में क्या होता है? ओवरनाइट स्टे लगता है, ओवरनाइट स्टे हॉस्पिटल के अंदर होना ही चाहिए, एडमिट हुआ पर्सन उसके ऊपर डॉक्टर रेगुलर चेकअप रखेगा। जबकि आउट पेशेंट जो होते हैं इसमें कुछ नहीं, आप गए, जो मैंने प्राइमरी के केस में आपको बताया, अब वहां पे गए, आपका चेकअप हुआ, आपको वापस भेज दिया, मतलब आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं थी, उसको बोलते हैं आउट पेशेंट। तो ये जो आपने पहली देखी, कौन से वाला केस था? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वाला, इसमें आउट पेशेंट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता, जो आ रहे हैं जो जा रहे हैं। पर हाँ, इसको किसमें इंक्लूड किया है? तो आरोग्य मंदिर के अंदर। ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर कुछ ऐसे बने होते हैं, डिस्पेंसरी की तरह दिखते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, तो जो दवाइयां वगैरह होती हैं वो सस्ती मिल जाती हैं, जेनरिक मेडिसिन ज्यादा होती हैं, तो इनको मंदिर के अंदर भेज दिया जाता है कि आप वहां पे अपना चेकअप करवा लो। पर जो ये 5 लाख वाला कवरेज था वो उनको यहाँ पे अलॉट नहीं होता है, ठीक है। देन सेकेंड, और क्या डिफरेंस आ जाएगा? हॉस्पिटल की फैसिलिटी यहाँ पे चाहिए होती है, जबकि यहाँ पे क्लिनिक भी चल जाएगा, जाते हो ना अब जुकाम हो जाता है तो क्लिनिक ही जाए होते हो, तो वो आउट पेशेंट में कंसीडर होगा। बाकी भी क्या है, ये देखो, एक रात या फिर ज्यादा टाइम के लिए एडमिट हो में भी, तो उसको भी इन पेशेंट में ही इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे फ्यू मिनट टू सेवरल आवर्स होता है ना, कहीं गए और आए, फ्यू मिनट्स ही हुए वो भी, तो वो वाली कंडीशन भी यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे 24/7 मेडिकल सुपरविजन देखने को मिलता है, कभी नर्सेज आ रही हैं, कभी डॉक्टर्स आ रहे हैं, यहाँ पे सुपरविजन नहीं होता, बस वही था जो डॉक्टर से बातचीत हुई, ठीक है। तो ये आउट पेशेंट और इन पेशेंट का आ गया। उसके अलावा ओवर 1,75,000 ऐसे मंदिर बना दिए गए हैं जहां पे कंसल्टेशन तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जबकि प्राइवेट में अगर जाओगे तो वहां पे कंसल्टेशन के 500 रुपए लग जाते हैं, शुरुआत से 500 रुपए है। एक टाइम पे यहाँ पे चेकअप करवाया था, उस टाइम लगा था 200 रुपया, अब करवाया था जाके तो 600 रुपया लगा, तो वो कंसल्टेशन फीस थी। मेडिसिन की तो देनी पड़ेगी अभी अलग से, पर इन मंदिर के अंदर जाओगे तो यहाँ पे कोई भी आपको पैसा नहीं लेंगे वो कंसल्टेशन का। हाँ जी चलो कोई नहीं, बाद में बोल देना। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट यहाँ आर्टिकल बताओ, यहाँ तक क्लियर सब? ठीक है, इजी था, स्कीम के बारे में था, ये करंट अफेयर्स में यूज होगी, आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगा कभी भी कोई कि आयुष्मान भारत स्कीम के ऊपर टिप्पणी लिखी है, ऐसे कभी नहीं आएगा, ये यूज करना पड़ेगा आपको। किसके? हाँ हाँ हाँ, यस, आप डेटा मेंशन कर सकते हो, कल मैंने बोला था डेटा होगा तो आप उसको जरूर मेंशन करिए। वो ग्राउंड रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि आपको ना सिर्फ इस आर्टिकल के बारे में पता था, पर आपको ये भी पता है कि कितने नंबर में चीजें चल रही हैं, तो डेटा भी आपको एज देता है। हाँ हाँ हाँ, ये फ्लक्चुएट, मैंने देखो बोला आपको, नंबर फ्लक्चुएट करते हैं, आपको हमेशा अपडेटेड ही लेके जाना है। तो जब भी एग्जाम होते हैं आपके पास रिटर्न होना चाहिए कि ये वाला डेटा मैंने देखना है, तभी बोला कि डायरी लगा लो पहले से ही, क्योंकि अभी कल आपने इकोनॉमी का पढ़ा, वो नंबर जब तक पेपर आएगा आपका पता नहीं कितनी बार चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक्सियोम मिशन आपने पढ़ा, अभी दोबारा से डिले हुआ है, क्या रीजन है? नो, सबसे बड़ा रीजन क्या है? लीकेज हुई है लिक्विड ऑक्सीजन की। अब आपने पढ़ लिया उस मिशन के बारे में, लिक्विड ऑक्सीजन का क्या रोल होता है? सेम ही रोल होता है, आप जब से आए हो स्पेस के, आप 2-3 आर्टिकल पढ़ चुके हो, बताओ। आग जलानी है तो लिक्विड ऑक्सीजन आपको चाहिए होगी, तो स्पेस के अंदर जब आप भेज रहे हो तो ऑक्सीजन चाहिए होगी, सोचो वो लीकेज करता जाए, बीच में ब्लास्ट हो सकता है, तो अब लीकेज होगी है तो इस वजह से वो पोस्टपोन किया गया है, ठीक है। तो ये अब आपने अपडेट्स लेते चलना है। अब जब वो लॉन्च हो जाएगा मैं आपको बस बोल दूंगी हो गया लॉन्च, अब दोबारा से पढ़ाने की जरूरत थोड़ी है उसको, क्योंकि सेम ही रहेगा, डाटा तो सेम ही रहेगा, कौन कौन गया। यूके नहीं था वहां पे, यूएससी था, ठीक है, वो 4 लोग हैं ना, हंगरी के हैं, पोलैंड, इंडिया और यूएस। चलो ठीक है। हाँ यस स्वरूप, O2 लीकेज, यस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, किलादी एक्सकवेशन।
नवंबर के आसपास भी ये न्यूज में रहा था, रिवीजन में हमने जब किया था, तो किलादी जो लोकेशन आएगी पहले मैप पे देख लो, ये तमिलनाडु वाला एरिया आ जाएगा। यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे ही रीजन है किलादी नाम का। यहाँ पे बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं संगम एज को लेके। अभी संगम एज आपकी हुई नहीं है, जब आप पढ़ोगे आपके दिमाग में किलादी एक्सकवेशन साइट हिट करनी चाहिए कि यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स मिल रखे हैं। आर्टिफैक्ट क्या होता है? जैसे पॉट मिल गया, ठीक है, घड़ा मिल गया, मटका मिल गया, ये सारे क्या है? आर्टिफैक्ट्स ही होते हैं। चूड़ियां मिल गई, वो भी क्या है? आर्टिफैक्ट है। बस ये है कि वो पुराने हैं, आज के टाइम पे वो एग्जिस्ट नहीं करते। अब इसमें क्या क्या खास बातें हैं वो आपने कुछ ध्यान में रखनी है। जैसे संगम एज का जब टाइम पीरियड आप देखोगे, ये चलेगा आपका लगभग 3rd BCE से लेके 3rd CE तक, ये इसका सारा टाइम पीरियड रहेगा। इन सारे टाइम पीरियड में आपको कुछ ना कुछ एविडेंसेस हमेशा से मिलते रहे हैं। इस बार क्या हुआ है, जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं ऐसे ही हमें IVC के टाइम पे भी मिले थे। अब इनके बीच में रिलेशन डेवलप करने की ट्राई करी जा रही है। IVC अगर मैप पे देखोगे तो तमिलनाडु इस तरफ आ गया, IVC वाला पार्ट ये था सारा। तो इससे क्या पता लग रहा है कि मे बी ट्रेड भी हुआ करता था। IVC तो आपने यहीं तक छोड़ दिया था ना, महाराष्ट्र का दायमाबाद हो गया, ऊपर की तरफ गया मांडू रीजन था, तो यहां तक आपने छोड़ दिया था। पर अब नीचे साउथ की तरफ को आओगे तो कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जो IVC में भी एग्जिस्ट कर रहे थे और आपको तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में भी मिल रखे हैं। तो जो रिलेशन डेवलप किया जाएगा वो आर्कियोलॉजिकल टीम करेगी, पर एक स्टेटमेंट आती है उनकी तरफ से भी कि हमारे पास टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं है। जो हमारी आर्कियोलॉजिकल टीम है जो ये सारे एक्सकवेशन करती है, एक्सकवेशन क्लियर है ना, डिगिंग करी, वहां पे कोई आर्टिफैक्ट निकल के आ गया, तो वो सारा काम किसका होता है? आर्कियोलॉजिकल टीम का होता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि हम इनको और ज्यादा टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड बनाएंगे विद टाइम। खैर अभी देख लेते हैं किलादी के बारे में। छोटा सा विलेज है शिवगंगा के डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ से एक रिवर भी जाएगी, रिवर का नाम है वेगई रिवर। ये रिवर भी याद रखनी है, लगभग 12 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ मदुरई में ये देखने को मिलता है। तो आपने रिवर का नाम याद रखना है, वेगई रिवर है। आर्टिफैक्ट्स क्या क्या अनर्थ हुए हैं, तो लगभग 18,000 आर्टिफैक्ट्स यहाँ से मिले। मतलब पूरे गांव के गांव जो उस टाइम पे एग्जिस्ट किए होंगे उनके यहाँ पे हमें सामान देखने को मिले। जैसे ये साइड में पिक्चर देखोगे, इसको बोलते हैं पॉटशर्ड। पॉटशर्ड, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, समझ में नहीं आएगा पर उस टाइम की राइटिंग्स हैं ये। तो ये तमिल में जो ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन हुआ करती थी, अशोकन टाइम पीरियड, मौर्यन डायनेस्टी जब आपने पढ़ी होगी तो ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन बार बार सुनी होगी, तो ये तमिल वर्जन है ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन का, ठीक है। ये लिखा हुआ है सारा, ये पॉटशर्ड पत्थर सा होता है, पत्थरों के ऊपर छोटी छोटी शेप्स बनाई होती हैं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिख दिया होता है, पॉटशर्ड। लगभग 120 पॉटशर्ड यहाँ पे मिले तमिल ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन के साथ। तो मतलब संगम एज जानी किसके लिए जाती है? संगम का क्या मतलब होता है? मिलन, एसोसिएशन। उस टाइम पे क्या होता था, जितने भी किंगडम्स हुआ करते थे वहां पे बहुत सारे पोएट बैठते थे। मतलब ये राजा का कमरा है, राजा के कमरे के बाहर एक पोएट बैठ जाएंगे, उनकी बीवियां हैं, उनके कमरों के बाहर पोएट बैठ जाएंगे। फिर देखते रहेंगे ये लोग क्या कर रहे हैं, कितने युद्ध लड़ रहे हैं, कितने बच्चे इनके हो रहे हैं, बच्चा क्या कर रहा है, अच्छा है बिगड़ा है, वो सब लिखते थे उसके ऊपर। उस टाइम पे लिटरेचर बहुत ज्यादा डेवलप हुआ था संगम एज के अंदर। और ये जो आपको पॉटशर्ड मिले, बाकी जगह पे आपको ड्रॉइंग्स मिलती है, इनके ऊपर लिखा हुआ मिला है, तो लिटरेसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन घुमा के ही आते हैं संगम एज के, डायरेक्ट आपको नहीं आते मेंस में, तो आपको ये एग्जांपल ऐड करने पड़ेंगे वहां पे। 120। उसके अलावा टेराकोटा की ही पहले पाइपलाइंस मिली थी, पाइप होती है जो टेराकोटा की बनी थी। टेराकोटा क्या होता है? क्ले टाइप होता है। कैसे बनता है वो क्ले? पका दिया जाता है उसको, बेक्ड क्ले को ही बोलते हैं टेराकोटा। तो यहाँ पे टेराकोटा की सील्स भी मिली हैं। सील्स का क्या पर्पज होता है? यस, वो जो थप्पा लगा दिया जाता है ना, उसी को सील बोलते हैं। फोरेंसिक लैब्स में आज भी सील ही लगती है, ऐसे रेड कलर का एक लिक्विड होता है, उसको डाला जाता है, ऊपर से स्टैंप लगाई जाती है। उससे क्या पता लगता है कि छेड़खानी तो नहीं हुई है बीच में, तो वो टेराकोटा की यहाँ पे मिली है। उसके अलावा स्पिंडल वॉल्स मिले हैं। ये स्पिंडल वॉल्स क्या होते हैं? धागे को जो होता नहीं है, चरखा होता है जैसे, वैसा ही होता है, एक पतला सा होता है स्पिंडल शेप का, इस तरह से बना होता है, इसके ऊपर फिर धागा ऐसे रोटेट करवाया जाता है, ठीक है। स्पिंडल वोल्स मिल रखे। चूड़ियां मिली हैं, आइवरी की बनी है, शेल मिले हैं, प्रेशियस स्टोन्स मिले हैं। तो 18,000 प्रोडक्ट तो आपने याद नहीं करने, और 2-3 एग्जाम्पल याद रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉटशर्ड निकल के आएगा, जिसके ऊपर रिटर्न एविडेंसेस मिल रखे हैं ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन में। तमिल वर्जन है ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन का। मतलब जो मॉर्यन डायनेस्टी में आपने ब्रह्मी, वहां थोड़ी लिखा था आगे कुछ भी, सीधा ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन थे
ना, यहाँ पे लिखा है तमिल ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन, मतलब लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। उसके अलावा और भी बहुत सारे बीड्स वगैरह मिले हैं, जैसे पत्थर होते हैं, सुंदर पत्थर दिखते हैं जो रेड कलर के, ब्लू कलर के, अगेट हो गया, कार्नेलियन हो गया। तो इससे पता चलता है कि ये ट्रेड भी काफी करते थे। ट्रेड मतलब बाहर चीजों को बेचना और खरीदना भी यहाँ पे हुआ करता था। इसके अलावा यहाँ पे देखो डाइस भी मिला है, हॉपस्कॉच भी मिला है। अब ये डाइस लूडो के साथ भी खेलते हो तो डाइस का यूज होता है। हॉपस्कॉच क्या होता है, वो चप्पा खेलना है किसी ने, ऐसे पैर से पत्थर को मारना होता है, पत्थर बिल्कुल प्लेन होता है। पहले होता था ऐसे बॉक्सेस बनाते थे, 1, यहाँ 2 3, फिर 4, फिर दोबारा से ऐसे 5 6, फिर यहाँ जंप, यहाँ जंप, यहाँ जंप, ऐसे जंप्स लगाते थे, तो उसको हॉपस्कॉच में। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि उस टाइम पे काफी ज्यादा अर्बनाइजेशन थी इस रीजन के अंदर, अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण, और लोगों के पास लीजर टाइम भी हुआ करता था, फ्री टाइम भी हुआ करता था। तो ये एविडेंसेस से हमें पता लगा, ठीक है। अमीरी थी तभी खेल पा रहे हैं ना, नहीं तो कुछ और मिलता है यहाँ से जिससे ये पता। अब देखो पॉटशर्ट, लिखित चीजें आपको मिल रही है, लिख तभी पाओगे ना, पोइट्री तो तभी होगी। रशिया और यूक्रेन में कर रहा होगा इस टाइम पे कोई पोइट्री, इस टाइम वहां पे सर्वाइवल के पीछे भाग रहे हैं लोग। कल्चर आपका तभी डेवलप करता है अगर आप फ्री बैठे हो, ठीक है, नहीं तो डिस्ट्रक्शन ही है, वॉर थोड़ी आपको कल्चर प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट आर्टिफैक्ट से ये चीजें पता लग रही है। अर्बन सेटलमेंट थी, ये किससे पता लगा, अगेन फ्रॉम द पॉटरी, वीविंग, डाइंग, बीड मेकिंग। यहाँ पे बीड की ज्वेलरियां बन रही हैं, कार्नेलियन पत्थर बाहर से बुलाए जा रहे हैं। तो शांति तो थी उस रीजन के अंदर, लोगों के पास पैसा भी था, तभी तो वो बीड से नेकलेस वगैरह ये सारी चीजें बन रही हैं, ठीक है। तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्बन सेटलमेंट को। टाइम पीरियड देखो अब इन आर्टिफैक्ट्स का, 800 BCE का टाइम पीरियड ये शो कर रहा है। तो आईवीसी से पहले है या बाद में है, बाद में है, ठीक है। आईवीसी का क्या टाइम पीरियड लिखते हो, 2300 लिखा होता है, कहीं पे 2500 BCE लिखा होता है, पर एक चीज क्लियर है कि संगम बाद में आई है, ठीक है। उसके अलावा लिंक टू अदर सिविलाइजेशन, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ आर्टिफैक्ट्स ऐसे हैं जो आईवीसी के टाइम पे भी मिला करते थे और बाद में संगम एज में भी मिले हैं, तो रिलेशन डेवलप करने की अब ट्राई की जाएगी, वो आर्कियोलॉजिकल टीम करेगी, आपने नहीं करना है, बैठ गए कहीं देखें क्या लिखा है स्पॉट शर्ट के ऊपर आईवीसी में। आईवीसी में तो रिटर्न एविडेंसेस मिले हैं अपने को, क्या वो पता है कि क्या लिखा है उस पर, नहीं है। तमिलनाडु ने बोला था कि कितने रुपए का चेक मिलेगा अगर आपने इसको डिसाइफर कर दिया। लोग चैट जीपीटी यूज करने लग गए कि देखे चैट जीपीटी बताएगी कि आईवीसी में क्या लिखा हुआ था, ऐसे थोड़ी होता। तब तो पता होता, तब तो चैट जीपीटी भी बताएगी क्या लिखा हुआ है, वो पता ही नहीं है कि लिखा क्या है, डिसाइफर नहीं हुआ है, इसी वजह से आईवीसी को आप प्रोटो हिस्ट्री में लिखते हो। क्वेश्चन लिखे, 7-8 शीट तो आई है कल, ऑनलाइन भी आई है। चलो ठीक है, लिखो उनको, करो शुरू। अब वैल्यू एडिशंस भी मिलती चलेंगी आपको करंट अफेयर से, ठीक है। क्या हुआ, नहीं मिले, सबके ग्रुप्स में गए हैं बेटा, ग्रुप देखा अपना, कौन सा ग्रुप है आपका, हेडिंग बताओ उसकी, हरियाणा वाला है, हरियाणा वालों को गई है, आई है, चेक करो उसको, कल मैंने बताया है पूरा डिटेल में कि कैसे लिखना है आंसर राइटिंग, ठीक है। एक बार देख लेना कल वाला लेक्चर, नहीं पता लगेगा तो पूछ लेना फिर। चलिए जी, तो ये संगम एज को लेके था, संगम एज आपने पढ़ना है पूरा का पूरा चैप्टर, अभी इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। डन यहां तक, ठीक है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। हाँ जी करमवीर, आपका कौन सा ग्रुप है, ग्रुप का नाम बताओ फटाफट से, हरियाणा के ग्रुप में तो गई है, जल्दी से बताओ। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड को लेके है। तो यहाँ पे एस्टिमेशन लगाया गया है कि 2025 के एंड तक जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 1.46 बिलियन तक हो जाएगी। टोटल फर्टिलिटी रेट, यहाँ पे एक टर्म आएगा, फर्टिलिटी रेट क्या होता है, टीएफआर से भी जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो। एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी आता है, उसमें भी टोटल फर्टिलिटी रेट के ही ऊपर बात करी होती है। और अभी सेक्स रेशियो को लेके भी न्यूज आई थी बिहार से ही ओरिएंटेड, जिसमें बोला गया है कि वो डिक्लाइन कर रहा है, नंबर ऑफ बॉयज ज्यादा है, नंबर ऑफ गर्ल्स बहुत कम हो चुकी हैं, ठीक है, डिक्लाइन कर रहा है ओवरऑल। अब सुनो, पहले तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, जिसे पहले यूनाइटेड नेशन फंड फॉर कुछ ऐसे फुल फॉर्म थी, इसको आगे देख लेंगे। इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी, द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। एक बात नहीं मेरे को समझ आती इन यूनाइटेड नेशन वालों की, दूर से बैठ के इनको पता होता है कि इंडिया के अंदर क्या होगा। जैसे कोई ग्रो करता है ना तो उनको सप्रेस करने की ट्राई करी जाती है, ठीक है।
कोई क्रेडिट सीख कर रहा होता है, वैसे ही यूनाइटेड नेशन की हालत है। ये भी क्या करते हैं, दूर से बैठ के रिपोर्ट पब्लिश करते रहते हैं। इनको पता है इंडिया के अंदर कितने बच्चे इंटेंशनली हुए, कितने बच्चे अनइंटेंशनली हुए। पर चलो, अब रिपोर्ट है, आपके सिलेबस के अंदर यूएनपीएफ का टॉपिक दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। क्या नाम है रिपोर्ट का? तो द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस सिंस अभी 2025 चल रहा है, अगले साल ये दोबारा से आएगी, थीम चेंज कर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि 30% एक्सपीरियंस अनफुलफिल्ड डिजायर फॉर हैविंग ईदर मोर और फ्यूअर चिल्ड्रन। मतलब लोगों को अपनी डिजायर का नहीं पता कि उनको कितने बच्चे चाहिए, ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए। 30% लोग ऐसे हैं इंडिया में एज पर यूएनपीएफ, ये इन्होंने बोला है। आपको पता है अपने बारे में? पता है कितनों को ऐसे मतलब दिमाग में है कि मेरे तो इतने बच्चे होने चाहिए? नहीं, जो तो 3-4 बोलेंगे ना, बेटा इतनी महंगाई आएगी ना आगे चल के कि एक में ही थक जाओगे कि नहीं एक भी पाल लिया वो भी बहुत है। आज के टाइम पे खर्चे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए, ऊपर से प्राइवेट हॉस्पिटल में तुम चेक करवाने जाओगे, वहां पे मल्टीपल टेस्ट इंक्लूड करे जाएंगे, एक ही में बस हो रही है लोगों की आज के टाइम पे। बाकी टाइम के साथ पता लगेगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। अब डिस्कशन मत करो, चलो ये डिस्कस करने लगे, नहीं मेरे तो 2, मेरे तो 4, ऐसे नहीं करना है। अब सुनो इधर, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का एक प्रॉपर टॉपिक है आपके सिलेबस में, आपको ये देख लेना है। सबसे पहले तो ये एजेंसी कब बनी थी? ये 1968 में बनी थी। 3 चीजों के ऊपर ये फोकस करते हैं। नंबर 1 इज पॉपुलेशन। अब ऐसा नहीं है इंडिया का ही डाटा लाके देते हैं, अफ्रीकन यूनियन पे भी, अपनी कंट्री को छोड़ के बाकी सभी का ये डाटा पब्लिश करते रहते हैं। नेक्स्ट, सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर चेक रखते हैं और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर भी चेक रखते हैं। सर्वे कैसे करते हैं? तो इंडिया के अंदर भी टीम्स बनी होती हैं जो सर्वे करती रहती हैं, उन्हीं से ये डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। ये इंटेंशनल और अनइंटेंशनल मुझे सच में पता नहीं लगा। लोग तो वैसे भी इंडिया के अंदर थोड़े रिजर्व हैं, अब जाके अर्बनाइजेशन एरिया में ओपन हुए हैं। तुम्हें भी बता देते होंगे, कईयों को होता है फ्लैटर से बता दिया, ओ मैं तो नहीं चाहती थी पर हो गए इतने बच्चे, तो ये बस उसी डाटा का मिसयूज करते हैं और ऐसे लिख देते हैं। थोड़ा नेगेटिव दिखता है ये इंटरनेशनली जब आप इन चीजों को पढ़ते हो। रिपोर्ट का ही नाम देख लो, क्या लिखा है? द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। क्राइसिस मतलब क्राइसिस कैसे हो सकते हैं? तो ये हम इंडियंस खुद ही अपनी बेइज्जती करवाते हैं, बाहर जाके बोल देते हैं। लेडीज को होती है ये आदत, कुछ भी बोल के आगे उधर, पता नहीं होता ना कि सर्वे ये आगे भी जाना है। चलो तुम थोड़े मैच्योर बनना है, ऐसे मत करना। नेक्स्ट आ जाओ, ये जो मिशन है इसका मेन पर्पस क्या है? कि प्रेगनेंसी वांटेड होनी चाहिए, मतलब अपनी इच्छा से होनी चाहिए। हर एक चाइल्ड का बर्थ जो है वो सेफ होना चाहिए, जिसके ऊपर रिपोर्ट में कुछ नहीं दिया गया है। देन एवरी यंग पर्सन पोटेंशियल इज फुलफिल्ड, मतलब एम्प्लॉयमेंट की बात करी गई है कि जितने बच्चे यहाँ पे पैदा हों उनको अच्छी जॉब मिले आगे चल के फ्यूचर में। मिल रही है? तो इसके बारे में भी इन्होंने बात नहीं करी है। यहाँ पे बात की है इंटेंशनल था कि अनइंटेंशनल था, बकवास इन शॉर्ट। पर चलिए आ जाओ टॉपिक पे आ जाओ। सुनो, अब 1968 में ये बन गया था, 1987 में इसका नाम बदला गया था। पहले जो आपने शुरू में देखा ना, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, वो लिखा है ना ब्रैकेट में यूएनएफपीए। जब ओरिजिनली इसको बनाया गया था ये यूएनपीए ही था। अब इसका नाम जो है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है, पर ये वाला नाम भी चल रहा है साथ में, रिटेन्ड ही है। ऐसे नहीं है कि रीनेम कर दिया तो चेंज ही हो गया सारा, इसको आज भी लिखते हैं हम। एक मिनट रुकना। हाँ जी मैम। मैम जल्दी बोलो, लेक्चर चल रहा है। चलो नेक्स्ट, फंडिंग अगर देखें तो वॉलंटरी बेसिस पे है। यूनाइटेड नेशन का जो फंड है उसमें से इसमें कोई हेल्प नहीं आती। तो जितने भी डोनेशंस हैं, एनजीओज हैं, वो यहाँ पे पैसा डोनेट करते रहते हैं, तो वॉलंटरी बेसिस पे। आप चाहें तो आप भी बजट में एलोकेशन कर सकते हो। 3 मेजर एरियाज आ गए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ आ गया, सेक्सुअल हेल्थ आ गया, पॉपुलेशन आ गई। तो उनके ऊपर ये चेक रखेंगे मेनली, और कुछ नहीं है। हेडक्वार्टर्स इसके याद रखना न्यूयॉर्क में है, रह जाएगा याद। गवर्नमेंट से अगर पैसा चाहिए होगा तो एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, गवर्नमेंट की चॉइस रहेगी वेदर दे वांट टू डोनेट और नॉट। ठीक है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। और ये जो फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज थी, ये नाम आज भी यूज होता है। 1968 में जब बना था तो एफपीए था, बाद में चेंज कर दिया था यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड में। छोटा सा आर्टिकल था, एक आईना था समाज का। ये करते हैं ऐसे, इंडिया के साथ वैसे भी इनको ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है। हंगर के ऊपर रिपोर्ट आती है, पाकिस्तान को अच्छा रैंक दे देते हैं, इंडिया का बेकार कर दिया होता है। मेरे ख्याल से
इंडिया और पाकिस्तान, पहले तो पॉपुलेशन देखो, वहां पे 4 ही स्टेट्स दिखेंगी आपको, यहाँ पे स्टेट्स का नंबर देखो, पॉपुलेशन डिफरेंस भी तो आता है, तो हाईलाइट डिफरेंट तरीके से करते हैं ये चीजों को, पहले से ही है ऐसा। अब हींग के बारे में आता है, तो हींग कहाँ पे न्यूज में थी, तो पालमपुर को लेके थी, पालमपुर आ जाएगा हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे जू भी है ना, मैंने वही देखा था पहला जू, टाइगर था, टाइगर के पेट ऐसे चिपक गया था भूख से शायद से, जगह भी ज्यादा नहीं थी, अब पता नहीं कैसी है सिचुएशन। भालू देखा था एक वहां पे, और क्या था उधर, और कुछ नहीं था, खाली खाली सा ही था। उसमें बोल रहा एक पिंजरे 3-4 खाली थे कि अभी लेके आएंगे। और क्या था, अच्छा ऑस्ट्रिच, नहीं वो तो नहीं करेगा सरवाइव वहां पे। हाँ तो बस ऐसे ही है, छोटा सा है जू पालमपुर। बाकी टी लीव्स के प्लांट्स हैं इसमें भी, अब पालमपुर जाओगे। मंदिर कौन कौन से हैं, हाँ हाँ, हम्म, चलो ठीक है, मतलब पता है ना आपको, पालमपुर हिमाचल प्रदेश का आ गया। तो वहां पे कौन सी वैरायटी उगाई गई, तो फेरुला एसा फिटिडा। हींग को जब इंग्लिश में देखोगे तो ऐसा फिटिडा ही होता है, साइंटिफिक नेम में भी वही शब्द यूज कर लिया। काफी अजीब सा है ना, घुमा हुआ सा। बाकी हींग में देखोगे फ्लावरिंग भी होती है, और इसका जो कैसा दिखता है हींग, बताना जरा, पाउडर फॉर्म में होता है या रेजिनस फॉर्म में होता है, दोनों होते हैं। सुनो अब, जो रेजिनस फॉर्म होती है, चिपचिपी सी जो लगती है थोड़ी सी, जैसे ऐसे तोड़ना पड़ता है और ऐसे आप खाने में डालते हो, वो वाली जो होती है वो कहीं ना कहीं नेचुरली आपको भेजती है। पर वो जो पाउडर वाली फॉर्म आती है, जो डब्बी में आती है प्रॉपर, ऐसे होती है छोटी सी डब्बी, उसमें पाउडर डाला होता है, जिसमें आप चम्मच या हाथ से डाल देते हो, पर वो पाउडर फॉर्म में होती है, काफी ड्राई होती है। ये हाईली प्रोसेस्ड होती है, ये प्रोसेस करके आपको बेची गई होती है। इसका शेल्फ लाइफ ज्यादा होता है, ठीक है, प्रोसेसिंग कर दी इंडीड, उसमें फीचर ऐसे डाले जाएंगे कि ज्यादा टाइम तक आप इसको यूज कर सके, और पाउडर फॉर्म में ही सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। कौन कौन सी कंट्री करती हैं, तो याद रखना, नंबर 1 सेंट्रल एशियन कंट्रीज, जो आपने याद करनी है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, अजबेकिस्तान, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान और तजिकिस्तान, ये सारे हमें करते हैं। उसके अलावा अफगानिस्तान भी हमें एक्सपोर्ट करता है, उसके अलावा अफगानिस्तान के भी आगे की तरफ को जाओगे तो ईरान भी हमें एक्सपोर्ट करता है। अब जो वैरायटी हमें एक्सपोर्ट करते हैं, फेरुला एसा फटीडा, इसमें भी अभी एक सब वैरायटी आएगी, वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होती है, उसी को पालमपुर के अंदर उगाया गया है। तो मतलब हमारे अपने पास वो वाली वैरायटी आ चुकी है जिसे हम खरीद रहे हैं फ्रॉम द अदर कंट्रीज। तो इससे क्या होगा, जब खरीदते हैं चीजों को तो कस्टम ड्यूटीज भी देनी पड़ती है, उसमें भी अब रिडक्शन आएगी, ठीक है। चलिए जी, हींग के बारे में देख लो। सबसे पहले तो पेरिनियल प्लांट है। हाँ जी, पेरिनियल का मतलब, पेरिनियल का मतलब बताइए जल्दी से। एक है सीजनल, दूसरा है पेरिनियल। 12 महीने पेरिनियल, ठीक है, मतलब आपको हर टाइम कभी भी उगा दो ये उग जाएगा पेरिनियल। और 5 years लग जाते हैं इसको मेच्योर होते होते, और फ्लावरिंग इसमें आते हुए 5 साल, तो काफी लंबा अर्जा होता है। मैंगो को कितने लगते हैं मेच्योर होते, 10 साल लग जाते हैं। चैप्टर नहीं पढ़ा था इंग्लिश का मैंगो ट्री के ऊपर, आई थिंक 10th क्लास में था, उसमें पूरी स्टोरी बताई थी मैंगो की, कि आज आप उगाओगे तो तब जाके अगली जनरेशन उसके फ्रूट्स खाएगी। मैच्योर होते होते लग जाते हैं 10 साल, उसके बाद फ्रूटिंग तो और भी लेट है उसकी, ठीक है। अब ग्राफ्टिंग आ गई है, अब ग्राफ्टिंग आ गई है, नेचुरली तो वही था, ग्राफ्टिंग में तो एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज आ गई, हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये नेचुरल तरीके से बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ्टिंग का अगर कोई केस होगा तो उसको मेंशन किया होता है, ये भी याद रखना है हमेशा, कि कोई चीज ग्राफ्टिंग के साथ बोल रहे हो या नेचुरल तरीके से बोल रहे हो। जो आपके आर्टिकल्स आएंगे वो नेचर के हिसाब से ही आए होते हैं, ठीक है, और जहां पे एडिशन होती है वहां पे लिखा होता है कि ग्राफ्टिंग से करा है, कौन सी प्रोसेस यूज करी गई है, वो मेंशन करा होता है। जैसे आपने एक दिन जीन एडिटिंग शीप के बारे में पढ़ा था, याद है, तो लिखा हुआ है वहां पे कि ये जीन एडिटेड है, और एक अभी कल परसों फिर से आई थी वो न्यूज में कि अच्छे से ग्रो कर रही हो, तो मतलब अच्छा है, वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है उसमें। चलो जी, आ जाओ हींग के ऊपर वापस। कोल्ड एरिड एनवायरमेंट इसके लिए चलता है, सबसे अच्छी लोकेशन ईरान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज आती हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन देखोगे तो सॉइल इसको चाहिए होती है सैंडी, एक तरफ मेरे पास अगर क्ले हो और दूसरी लोमी है और तीसरी सैंडी सॉइल, मेनली आप ये 3 सॉइल सुनते हो, और भी बहुत सारी हैं, एलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, उनकी बात नहीं कर रहे, हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से बोल रहे हैं। कई बार क्या होता है, कुछ मिट्टी ऐसी होती है उसमें एक बार पानी गया और वो बहुत सॉलिड हो जाती है,
पहली टाइप आती है, उसको क्लेई सॉइल बोलते हैं, ठीक है। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। दूसरे पे आती है लोमी। लोमी को पढ़ने से पहले सैंडी देख लो। सैंडी सैंड की तरह पानी गया, ज्यादा मॉइस्चर रिटेन नहीं करेगी, पानी भी आगे को चला जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, फिल्टर कर जाएगा। तो सबसे कम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी आ गई? सैंडी की। और लोमी बीच की होती है, मतलब दोनों का इंटरमीडिएट आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो हींग होता है ये सैंडी वाली सॉइल के ऊपर सबसे अच्छा ग्रो करेगा, तो सॉइल की रिक्वायरमेंट रही। रेनफॉल कितना चाहिए होता है? तो 200 mm से कम ही चलेगा, मतलब 200 mm तक मैक्सिमम, उससे कम चलेगा। इसके अलावा इंडिया के भी हिमालयन रीजन्स में बहुत सारे टाइप का हींग ग्रो करवाया जाता है। कुछ हींग ऐसे हैं जिनसे हमें कोई आउटपुट नहीं मिलती, बस ग्रो हुए हैं प्लांट की तरह, श्रब की तरह, हर्ब की तरह आप अज्यूम कर सकते हो। पर वो जो रेजिनस या फिर पाउडर वाला सब्सटेंस है वो उससे नहीं बनता है, तो अच्छी क्वालिटी का नहीं है इन शॉर्ट। उसके बाद टेम्परेचर अगर देखोगे तो 10 to 20 डिग्री सेल्सियस ये भी चल जाएगा। अप टू 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी को भी टॉलरेट कर लेगा। और अगर लो टेम्परेचर देखोगे तो -4 डिग्री सेल्सियस तक भी टॉलरेट कर जाता है। अगर -4 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर चला जाता है तो उसके बाद ये डॉर्मेंट हो जाता है, निद्रा अवस्था में चला जाता है, फिर नहीं ये ग्रो करता, जितना था उतना ही रह जाएगा, सस्पेंड हो जाती है इसकी ग्रोथ, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा लो होता है, अभी तो बढ़ ही रहा है वैसे, टेम्परेचर लो की बात नहीं है जहां जहां पे ये ग्रो कर रहा है हींग। उसके अलावा एक्सट्रैक्शन कैसे करी जाती है? तो ये देखो, जमीन है, जमीन के नीचे ऐसे मोटी सी रूट होगी, टैप रूट बोल रहा है इसको, और लगा के लिखा था आर्टिकल में राइजोम भी इसको बोल देते हैं। जिमिकन देखा हुआ है, एलिफेंट फुट, तो क्या होता है, मोटा सा होता है ना थोड़ा, उसको राइजोम बोल देते हैं। टैप रूट वर्ड यूज कर रहे हैं तो आपको ऐसे दिखेगी शेप, लंबा ज्यादा होगा, नीचे को टेपर कर जाएगा टैप रूट। तो टैप रूट में कट लगाया जाता है, जैसे कट लगाएंगे वो देखिए पेड़ के ऊपर गोंद की एक्सट्रैक्शन करते हुए ऐसे कट्स लगाए होते हैं, कंटेनर सा लगा दिए होते हैं, फिर उसके अंदर कलेक्ट होता रहता है। तो इसके जमीन के नीचे ये जो टैप रूट निकाल देंगे पहले, फिर कट लगाएंगे, फिर यहाँ पे उसको स्टोर करना शुरू कर देते हैं, फिर उसको सुखाना होता है, जो एक्सट्रैक्शन होती है उसको बोल देते हैं रेजिन। तो रेजिनस सब्सटेंस होता है। अगर फोटोज देखनी है आपने तो मैं शायद लगाना भूल गई, पता है आपने, हींग तो सभी ने देखा हुआ है, घरों में सबके होता है। रेजिनस फॉर्म में होगा तो वो चिपचिपा सा आपको दिखेगा, ऐसे छोटे छोटे पीसेस होंगे, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इनके ऊपर पाउडर पड़ा होगा, चिपचिपा सा होगा, आप तोड़ोगे तो ऐसे निकाल के डालोगे। दूसरा वो बॉक्स के अंदर आते हैं, वो पाउडर फॉर्म में होगा, वो इंपोर्टेड होता है, किसी और कंट्री से हमने खरीदा होता है। बाकी ये रेजिन वाला जो होता है ज्यादातर ये लोकल भी होता है, हो सकता है हमने बाहर से भी मंगवाया हो, ये ज्यादा बेटर होता है, ये फिर प्रोसेस्ड होता है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन का लग गया ना मैकेनिज्म पता, टैपरूट और राइजोम जो होता है उसी में कट किया, इंसीजन किया, और वो जो रेजिन थी उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, बाद में उसको सुखाने के लिए रख दिया। एक्सियूड क्या होती है? एक्सियूड या फिर लेटेक्स, ये वही होता है वो जो लार सी टपक रही होती है उससे, पेड़ों से जैसे गोंद को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अपर एरियाज में होता है, वो कौन सा मंदिर है वहां पे देखा था मैंने पहली बार, बाबा बालक नाथ जी का, बीच में बड़े बड़े पेड़ आते हैं ना, तो वहां पे बड़े सारे कंटेनर लगाए हैं, वो सारे गोंद वाले हैं, पर उसको भी रेजी नहीं बोलते हैं, एक्सियूड ही बोलते हैं, वो टर्म सेम ही रहती है, ठीक है। बाकी फिर इसको ड्राई किया जाता है, प्रोसेसिंग के टाइम पे इसको पाउडर फॉर्म में, या कई जगह ज्यादा स्टाइलिश चाहिए तो क्रिस्टल फॉर्म में भी कटिंग्स करते हैं, फिर बाद में कलनरी प्रोसेसेस में यूज होता है। इंडिया के अंदर देखें तो हमारे पास ये जो फेरिला ऐसा फिटीडा है, इसकी स्पीशी नहीं है, ये कहाँ पे मिल रही है? वो जो बाकी के आपने देखे सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और ईरान वाले एरिया में, ये वाली वैरायटी को ही पालमपुर में ग्रो करा गया, ये हमारे पास नहीं था। लग गया ना डिफरेंस पता, रेलिवेंस क्या है इसका? तो इसको हमने ग्रो किया पालमपुर के अंदर, तो ये रेलिवेंट पॉइंट है, ठीक है। और ऊपर वाला रीजन ही क्यों डिसाइड किया? क्योंकि यहाँ तो हीट वेव चल रही है, एसी बंद पड़े हैं, क्योंकि टेम्परेचर कितना हो रखा है आज, कितना है आज मैंने देखा नहीं, और ये तो 40 डिग्री की गर्मी टॉलरेट करेगा, जो आपको अपर रीजन्स में मिल जाएगा, नीचे वाले एरियाज में नहीं आप सुनोगे इसके बारे में। तो ये वाली वैरायटी को हमने ग्रो करवाया। वैसे अगर देखोगे तो 130 स्पीशीज आपको फेरिला की मिल जाती हैं, हींग की मिल जाती हैं, पर जो सबसे बेस्ट है वो फेरिला ऐसा फटीडा है, जो बाकी के ये 3 रीजन्स आपने पढ़े वहां पे मिलती हैं। इसके अलावा इंडिया के अंदर देखो, चंबा हिमाचल प्रदेश में जाओगे तो फेरिला जेस्केनिया ये आपको मिल जाएगा, उतनी अच्छी वैरायटी नहीं है, लोकली प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट आपको कश्मीर में भी मिल जाएगी फेरुला नेर्डेक्स, ये कश्मीर और लद्दाख वाले एरिया में मिल जाएगी। अब देखो ये वैसी स्पीशी नहीं है जिससे आपको कोई प्रोडक्ट मिले कि आप इंसीजन करो, छोटा सा टैप रूट होता है, उससे कुछ नहीं निकलता, कोई एक्सट्रैक्शन नहीं होती। तो दैट्स ऑल अबाउट हींग। स्टोरी आ रखी थी पूरी इसकी, तो हमने इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन भी देख ली, क्या क्या इसका रेलिवेंस था। क्लियर हुआ आपको ये आर्टिकल? याद करने वाला था, ये क्वेश्चन आता है।
और आपके एचपी के पेपर में इस बार तो नहीं आएगा क्योंकि पेपर डल गया होगा अभी तक तो प्रोबेबली, बाकी आ भी जाएगा तो आप अटेम्प्ट कर लोगे अब, ठीक है। ये थोड़ा सा नाम याद रखने, ये चंबा का बताया हुआ है, जैकी करके याद रख लेना, आप अटेम्प्ट कर लोगे एटलीस्ट, लिखने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। ये चंबा और हिमाचल प्रदेश का है, कश्मीर वाला नेटडेक्स है जिससे हमें कुछ नहीं मिलता। डन। और बच के आपके पासेस, कोई सवाल है यहां तक तो पूछिए। ओके चलो, पासेस बचे हैं 3-4 कर लो। अभी हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट से दोबारा से कल न्यूज आई थी, पढ़ी आपने? हाँ, शिपकिला पास को लेके क्या थी? नहीं, यात्रा। अब बताओ, मानसरोवर यात्रा। हाँ, मानसरोवर यात्रा, हमने उत्तराखंड को रास्ता शिफ्ट करवाया था। सुखू जी बोल रहे हैं कि शिपकिला से शुरू करवाओ इसको, ठीक है। तो उन्होंने दरख्वास्त डाली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को। देखा था न्यूज़पेपर में बीच में जैसे आया था ये आर्टिकल, ठीक है, गुड। तो शिपकिला आपको पता लग गया, हिमाचल प्रदेश और साइड में कौन सी कंट्री है? तिब्बत, ऑक्यूपाइड बाय चाइना। तो क्वेश्चन ध्यान से देखना है, इसी वजह से मैंने सोचा पासिस एक बार हम देख लेते हैं। ओके, आज जो सबसे ऊपर शिपकिला आपको दिख जाएगा, ये देखो, ये वाला हिमाचल का पार्ट है सारा, दिस वन, ये है आपका शिपकिला। इंडिया या फिर हिमाचल प्रदेश लिखा हो सकता है, साइड में आपको मिल जाएगा चाइना या फिर तिब्बत लिखा हो सकता है, दोनों वर्ड्स आपने ध्यान से सुनने हैं। यहां से एक रिवर एंटर करती है, सतलुज रिवर, ये आपका शिपकिला हुआ। अब जो पास डिसाइड हुआ था वो कौन सा है? लिपू लेक वाला, मानसरोवर लेक वाला आर्टिकल था, काफी टाइम पहले ये चर्चा में था, उस दिन भी किए थे ना शायद हमने ये, उत्तराखंड के। उत्तराखंड का ना ऐसे रिदम सा बन जाता है, माणा नीति लिपू, माणा नीति लिपू, ये सारे पासिस कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर है। बस एक याद रख लेना, यहाँ पे मांगशा धूरा भी है, मांगशा धूरा, माणा नीति लिपू, माणा नीति लिपू बन गया ना, रिदम से है कुछ, माणा नीति लिपू, तो ऐसे ही याद रखना है। बस लिपू से पहले कौन सा आ जाएगा? मांगशा धूरा। तो लिपू लेक को डिसाइड किया गया था मानसरोवर लेक के लिए। अभी डिसाइड किया गया था नहीं, इसी से चलेगी यात्रा तो, पर वो हिमाचल प्रदेश की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि शिपकिला से चला दो, हम भी चाहते हैं कि यहाँ से जाएं जितने भी पिलग्रिमेज हैं, ठीक है। मानसरोवर यात्रा आपकी मानसरोवर लेक की तरफ जाती है, विच इज लोकेटेड इन तिब्बत अगेन, ठीक है। तो काफी होली प्लेस है। तो कौन कौन से याद रह गए? शिपकिला देख लिया आज आपने, माणा नीति लिपू, लिपू से पहले कौन सा आएगा? मांगशा धूरा। एक और पास न्यूज में था, अगर आपने देखा हो, यहां पे चाइना प्रॉब्लम क्रिएट करने की ट्राई कर रहा था, लगाओ थोड़ा सा आइडिया कहां पे होगा। ऊपर तो चलो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है फोन, ठीक है, गुड। ये वाला पास जालेप्ला, याद है आपने एक डोकलाम रीजन पढ़ा था, कहां पे पढ़ा था? भूटान के अंदर। अब देखो रीजन बोलेंगे तब तो भूटान में ही आएगा, पर प्लेटो तो आगे भी स्प्रेड कर सकता है, पर मेजोरिटी ऑफ द हिस्सा कहाँ पे है? भूटान में है। तो ये जो आपका जालेपला है ना, ला तो समझते हो ना, पास, पास क्या होता है? जो पहाड़ी के बीच से रास्ता निकला होता है, कट करके निकला होता है ना पास, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी की तरफ जा रहे हो, बीच से आपने रास्ता निकाल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपका जालेपला है, ये 3 कंट्रीज को टच कर रहा है। कौन कौन है? एक तरफ भूटान है, ऊपर चाइना आ गया, तिब्बत भी हो सकता है, अगेन आपको पता है स्टोरी, और ये आ गया सिक्किम वाला पार्ट यानी कि इंडिया। तो 3 आ गए, कौन कौन? इंडिया आ गया, इंडिया का भी कौन सा पार्ट? सिक्किम। उधर भूटान आ गया, भूटान का भी कौन से वाला रीजन? डोकलाम, जिसको चाइना बोलता है कि हमें दे दो और हमसे कौन कौन से एरिया ले लो? जाकर लूंगे, पासम लुंग, वो जो ऊपर की तरफ है इधर, और ये वाला पार्ट सिक्किम का आ गया, और ऊपर वाला ये आ गया चाइना वाला पार्ट। चाइना तो नहीं, पहले तिब्बत था यहाँ पे, ठीक है जी। तो जालेपला कहाँ पे आया? आपने ट्राई जंक्शन पे इसको देख लिया। जालेपला हम ही बोलते हैं इसको, हमारी साइड से जा रहे हैं हम उस तरफ। पहले वाला जो रूट होता था वो यही था, मानसरोवर यात्रा के लिए इधर से जाते थे हम, सेफ ज्यादा था ये, ठीक है। ऊपर चैलेंजेस बहुत हैं, उत्तराखंड के केसेस में आपने सुना होगा कई बार लोग गिर जाते हैं, आर्मी भी चेक करने नहीं जाती क्योंकि वहां तक हेलीकॉप्टर पहुंचते नहीं, इतनी ज्यादा डीप होती है वैलीज। उसके अलावा आपने सिक्किम के याद रखने हैं, 3 है, ऊपर नक्कू है, नक्कू, नीचे नत्थू, बीच में आएगा नक्कू, नत्थू और जालिप, नक्कू नत्थू जालिप, जालिप 3 के साथ अटैच है, नत्थू इंडिया और इधर आपका तिब्बत वाला पार्ट, नक्कू भी इंडिया और तिब्बत वाला पार्ट। ओके, हो गए सारे पासेस ये आज के। शिपकिला कहाँ कहाँ पे आया?
देखना उत्तरा किसने बोला, बताओ फिर जल्दी से बताओ। हिमाचल प्रदेश और साइड में तिब्बत वाला पार्ट। माणा नीति लिपू उत्तराखंड। मांगशा धूरा किन के बीच में आएगा, नीति और लिपू के बीच में। सिक्किम में कौन कौन से देखे, नक्कू नथु और जालेप। जालेप ट्राई जंक्शन पे है, बाकी दो दो में आएगा। भूटान के साथ ये जालेप वाला ही अटैच था। डन, तो ये याद रखने आपने। ये न्यूज में बन रखे थे, इस वजह से मैंने सोचा पहले आज पासेस देखेंगे। हिमाचल प्रदेश में आएगा, बिल्कुल यहाँ पे ईस्टर्न वाले पार्ट पे आएगा, और ये बॉर्डर्ड है टुवर्ड तिब्बत, ऑक्यूपाइड बाय चाइना। ठीक है, रह जाएगा यार। फटाफट से बताइए फिर। कल आपने एराल सी भी देखा था, इसमें नहीं दिख रहा है अच्छे से, छोटा सा आएगा वो, इस पोर्शन पे दिखेगा। बताओ एराल सी, अजबेकिस्तान और कजाकिस्तान। ऊपर की तरफ कजाक था और नीचे की तरफ अजबेकिस्तान था। ठीक है, लर्न है ना अभी ये सीज, रिवाइज कर लिया करना बीच बीच में, नहीं तो भूलते चलोगे। कल अभी पासेस ही देख लेंगे, अब कर रहे हैं इसको, तो ये वाला कर लेंगे पहले कंप्लीट। ठीक है, हाँ जी ऑनलाइन यहाँ तक कोई भी डाउट है तो बताइए, 2-3 क्वेश्चन पूछने हैं मैंने उसके बाद। और अगर किसी को आंसर राइटिंग का कोई डाउट है तो एक बार मुझे मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे। और किसी का डाउट था करंट अफेयर स्किप हुए हैं तो वो भी व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी डाल दो, मैं वहां पे बता दूंगी। अभी क्वेश्चंस के आंसर करिए। आपने एक गैस स्टेशन पढ़ा था, ऑनलाइन वाले फटाफट से चैट बॉक्स पे आ जाएंगे। जैसे चैटिंग के टाइम पे चलता है हाथ, वैसे ही आंसर के टाइम पे चलना चाहिए। अब एक रीजन आपने पढ़ा था गैलकांश, गैस, ओहो फिर से ऑयल लिख दिया, गैस फील्ड्स हैं यहाँ पे। बताइए कौन सी कंट्री का हिस्सा है ये, पढ़ा है जल्दी बोलो, ऐसे नहीं देखना है। मैंने बोला हुआ है क्वेश्चन तो चलते रहेंगे। तापी पाइपलाइन, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तापी पाइपलाइन नहीं याद रही, तापी आई से क्या था, इंडिया, पी से, ए से, और टी से तुर्कमेनिस्तान, गैलगाइश वाला एरिया वहीं पे तो था, याद रखना है ये। फिर आपने पढ़ा था एमपीसी के बारे में, वेरी गुड ऑनलाइन। ठीक है, किसने बोला, मनदीप ने बोला। एमपीसी पढ़ी थी, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, सबसे पहले बताएगी विशाली। आरबीआई एक्ट था इसमें एक, कौन सा ईयर था, 1934। मुस्कान, एस्टेब्लिश कब हुआ था आरबीआई, ये तो एक्ट बोली ना, 35। ठीक है, शरणवीर कितने मेंबर्स आएंगे, तान्या 6 मेंबर में 2 कॉम्पोजिशन थी, बताइए क्या क्या था ऊपर, आरबीआई और नीचे, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट शिखा बताएगी आरबीआई के कौन कौन 3 मेंबर्स थे, गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर। ठीक है, किसने नॉमिनेट किया था, ठीक है, आरबीआई का बोर्ड होता है एक बैठा हुआ, वो एक ऑफिशियल को सेलेक्ट करते हैं कि आप भी इस मीटिंग में बैठोगे। कनफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई स्पेसिफिक मेंबर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर खुद भी आ जाते हैं कई बार, या फिर अपने होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, किसी को भी भेज देंगे। तो इसमें से फाइनेंस मिनिस्ट्री रिपीटेड होती है, कौन, निर्मला सीतारमन दिखेंगी आपको उस मीटिंग में बैठी हुई। ठीक है, जब भी 6 मेंबर की कमेटी में जो भी चीजें डिसाइड होंगी, क्या वो आरबीआई के ऊपर बाइंडिंग होंगी, नितिन, होंगी पक्का, कितने बोलते हैं होंगी, हाँ होंगी। ठीक है, वो बाइंडिंग होती है, याद रखना इसको। ओके, जो आपका आरबीआई एक्ट 1934 था, 2016 में एक एक्ट इसमें ऐड करा गया था। जितेश कौन सा एक्ट था, गीता, फाइनेंस एक्ट, यस, फाइनेंस एक्ट ऑफ 2016। इससे पहले क्या नाम हुआ करता था एमपीसी का, सचिन, नितिन, मुस्कान, शरणवीर, विशाली, और तान्या, शिखा, टेक्नोलॉजिकल नहीं था, कनव, वेरी गुड, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। फिर 16 में पड़ गया था एमपीसी, फाइनेंस एक्ट को ऐड करा गया था 1934 आरबीआई एक्ट के अंदर। सेक्शन कौन बताएगा, 45 जीबी, चलो ठीक है, याद है आपको। अच्छा, स्टैट्यूटरी है ये, कैसी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, कौन सी बॉडी है, स्टैट्यूटरी है। एक्ट एक्ट पढ़ रहे हो ना, लॉ पास हो रहा है बार बार, तो स्टैट्यूटरी है। ठीक है ऑनलाइन, वेरी गुड। ठीक है, ओके, ठीक है, इसको याद रखना है। कंडीशन सुनना पहले, बोलेगा नहीं कोई,
ओके, आरबीआई ने क्या किया, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को लोन दिया, सुनना ध्यान से पहले, लोन दे दिया एससीबीस को। क्या चीजें मॉर्टगेज पे रखता है बैंक? मॉर्टगेज ओपन एंडेड है, बोलो। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मैंने मॉर्टगेज बोला, जो रखेंगे कि कल को हमने पैसे नहीं वापस किए। इंटरेस्ट रेट तो कौन सेट करेगा? आरबीआई। और उस इंटरेस्ट रेट को क्या बोलेंगे? रेपो रेट। ठीक है, याद है ना इसका? कैश रिजर्व रेशियो आपने पढ़ा था। रुको, हैंड रेस करो जो इसके बारे में बताएगा। सोच लो पहले, हर कुछ नहीं बोलना। नहीं, कैश रिजर्व रेशियो नहीं, हर कुछ बोल सकते हो, फिर आप बोलना बंद कर दोगे। चलेगा चलेगा, इट्स ओके। हाँ जी, ऑनलाइन आप फटाफट से लिखेंगे कैश रिजर्व रेशियो। हैंड रेस कीजिए, मुझे दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, विशाली बताएगी। हम्म। हम्म। शरणवीर, नो। इंटरेस्ट रेट आएगा इसमें? आएगा कैश रिजर्व रेशियो में? नहीं आएगा इसमें। डिपॉजिट कर दिया सिर्फ, बाकी आपने ठीक बोला सारा, इंटरेस्ट रेट की बात नहीं हुई है। कितना सेट करा गया है कैश रिजर्व रेशियो? 3%। पहले 4% था, ऐसे लिखा था, 4 से 3 नहीं किया था। 100 बेसिस पॉइंट डाउन करा है। इंटरेस्ट रेट नहीं आएगा, जितना पैसा दिया था उतना ही वापस दे देगा। ठीक है, आरबीआई। डिपॉजिट क्यों करा था? कि कल को ज्यादा खर्चा हो जाए मुझसे। खर्चा कैसे करते हैं बैंक्स? लोन की फॉर्म में। हुआ लगा ही रहा लोन देने की, बहुत सारा बेनिफिट आएगा, तो इंटरेस्ट रेट नहीं आएगा। बाकी आपने ठीक बोला, ठीक है, गुड। कंटिजेंसी रिजर्व फंड, बुरा नहीं मानना है। कंटिजेंसी रिजर्व फंड, एक बताओ, हैंड रेस करो, पता नहीं चल रहा। ऐसे लग रहा है जगराते में जय माता दी कर रहे हैं सारे। हाँ कनव। हाँ, ये आरबीआई ने खुद अपने पास रिजर्व करके रखा है। कैश रिजर्व रेशियो ये बैंक्स ने डिपॉजिट करवाया होता है आरबीआई के पास। ठीक है, गुड। अब ये जो कैश रिजर्व रेशियो है, ठीक है, हाँ जी हाँ जी, ऑनलाइन, ठीक है। अब ये जो कैश रिजर्व रेशियो होता है, इसकी वैल्यू देखिए आपने, 4% से 3% हुई है। कल को इंक्रीज डिक्रीज फिर से कर सकती है। उसके लिए अब आपको न्यूज़पेपर की आदत डालनी पड़ेगी, हल्की फुल्की। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने P5 के बारे में पढ़ा था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। 5 मेंबर्स के बारे में कौन बताएगा? हाँ जी कनव। ठीक है, याद है सभी को? ठीक है, G7 के कौन कौन बताएगा? सचिन, बताओ, कंट्रीज बताओ। नो। जर्मनी और जीएफ से फ्रांस। ओके, पहले ये G7 ही था? नहीं था, कितना था? G6? आज, ठीक है, G6 था पहले, ठीक है जी। शिखा बताएगी, G6 में कौन कौन सी कंट्रीज मेंबर नहीं थी? ठीक है, और कनाडा। सबसे लास्ट में कौन ऐड हुई थी? रशिया। ईयर था 1997। ठीक है, रशिया लास्ट में ऐड हुई थी, सबसे पहले भी इसको बाहर निकाला था। कौन से ईयर में बाहर निकाला था? 2014 के अंदर। किस रीजन की वजह से? कौन सा पार्ट था? क्रीमिया। क्रीमिया वाले को एनेक्स कर लिया था। ठीक है, तो फिर क्या बचा? G7। कनाडा भी बाद में ऐड हुआ था, मतलब 19। कनाडा। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? हाँ, और 76 में कनाडा ऐड हो गया था, अगले साल हो गया था ना। रशिया तो बना ही 1991 के बाद था, डिसइंटीग्रेशन हुआ था। 15 कंट्रीज के नाम कौन बताएगा? सोच लो आराम से। हाँ जी, ऑनलाइन आप फटाफट से लिखेंगे, वेरी गुड, यहाँ पे भी एक्टिव हैं स्टूडेंट्स। देखो जरा कितने बचे हुए हैं। 15 कंट्रीज बनी थी ना डिसइंटीग्रेशन पे। ऑनलाइन वाले भी फटाफट से कंट्रीज के नाम लिखेंगे, शॉर्ट आपके लिए है, वो ट्रिक मैंने आपको बता दी है। बताओ।
कंट्रीज के नाम बताओ। मैंने पहले ही बोल दिया कि ट्रिक आपके लिए थी, आपने मुझे कंट्रीज बतानी है। हैंड रेस कीजिए फटाफट से। अजितेश नहीं, हैंड रेस पता नहीं चलेगा मुझे। मुझे नहीं है, साइकोलॉजी मैंने ली नहीं थी ना फोरेंसिक में, मुझे पता भी नहीं है ज्यादा, दिमाग ज्यादा नहीं पढ़ा जाता, शक्लें पढ़ सकती हूँ बस। हैंड रेस करो। अच्छा ट्रिक बता दो चलो। एल्बम था, ठीक है, गा था, और सेंट्रल एशियन कंट्री थी। फिर क्या सोच रहे हो बताओ, सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन बताएगा? हैंड रेस। हाँ जी सचिन बोलिए फटाफट से। हाँ, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजिकिस्तान। लो 5 कंट्रीज डन, 10 बची। गा से कौन बताएगा? हैंड रेस। कनफ, अर्मेनिया, अजरबैजान। रिकॉर्ड तोड़ना है? जर्मनी बोल देना, ट्विटर पे डाल दो जर्मनी पहले नाटो की लड़ाई उसके पीछे चली हुई है, रशिया और यूक्रेन, ही तो जर्मनी डाल दो। ये जॉर्जिया था, ठीक है, जॉर्जिया। ठीक है जी, बाकी कितने हो गए अब? 5 ये होगी, 5 3 8 होगी। ओके, इनको कौन ट्राई करेगा? हैंड रेस बताओ। ई फॉर सारे बोल दो। एस्टोनिया, एल फॉर लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा। बस याद तो है, फिर क्या सोच रहे थे इतना? हाथ नहीं उठाना है, फिर कुछ और बोला करूंगी, पैर उठा लो। चलो ठीक है, दैट्स ऑल। कल दोबारा से आप रिवाइज करके आएंगे। और आज क्या डे है? थर्सडे। कल फ्राइडे है, हफ्ता खत्म। कल मैं पिछला सुनूंगी सारा, इस हफ्ते का ही सुनूंगी, ठीक है? इस हफ्ते का आप रिवाइज करके आएंगे। नहीं इस हफ्ते का नहीं, पिछले हफ्ते का लाओ जरा रिवाइज करके, वो मैं पूछ नहीं पाई थी। पिछले हफ्ते की जो पीडीएफ है उसको उठाना है, एक रीडिंग मारनी है फटाफट से, ठीक है? पिछले हफ्ते का। छुट्टी नहीं मारेगा कोई काइंडली, क्योंकि ये आपके ही भले का है। बेइज्जती करी मैंने कभी? सिर्फ कनम की करी है अभी, वो भी जर्मनी को लेके। वो नाटो का इशू बहुत बड़ा है ना, कुछ चीजें फ्रेजाइल होती हैं, और ये पुराने स्टूडेंट है, पुराने स्टूडेंट मान लेते हैं, आपको भी आदत पड़ेगी, ठीक है? छुट्टी नहीं करनी है। आपका नाम था तुषार। तुषार कल का रिवाइज किया है? थोड़ा थोड़ा अभी नहीं किया है, हंस रहे हो आप, नहीं पढ़ा है आपने। चलो रिवाइज साथ के साथ ही करना है, ठीक है? करंट अफेयर है, फ्रेजाइल है, सेंसिटिव है, डायनेमिक है, चेंज होते हैं, आपको साथ के साथ ही करने हैं, ठीक है? चलिए दैट्स इट। और ऑनलाइन किसका था? मधु का डाउट था, कुछ आपने स्किप किया था, आप मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे एक बार, वहां पे मैं आपको शेयर करती हूँ। हाँ सिमरनजीत, सुन लो दोबारा से, जो ऑनलाइन वाले हैं, पीडीएफ बना के ही आप अपना आंसर भेजोगे, ठीक है? पीडीएफ, पीडीएफ क्या फुल फॉर्म होती है पीडीएफ की?